मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूले। हारी मियां डुअल कल्टिवेशन नॉवल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। धन्यवाद। नॉवल का नाम रेवरेंड इंसानिटी है। अध्याय 71 से 80। समय तेजी से बीतता गया और पलक झपकते ही जून का मध्य आ गया। गर्मियों की रात, चांद की सुनहरी किरणें आसमान में लटक रही थीं और हरी भरी पहाड़ी भूमि पर अपनी चमक बिखेर रही थीं। हवाएं चल रही थीं और पत्ते चांदनी के साथ नाच रहे थे। सिकाडा और बैल मेढक का गाना एक साथ सुनाई दे रहा था। कभी कभी दूर से भेड़िए के रोने की आवाज पूरे हरे पहाड़ में गूंजती हुई सुनाई देती थी। एक नदी के किनारे, एक चिकनी चट्टान के टुकड़े पर एक छोटी नदी बह रही थी। इस बैंक के पास एक लड़ाई चल रही थी। एक पहाड़ी सुअर, जिसके शरीर पर गहरे और बारीक घाव थे, अपने पैरों को जोर से मारता हुआ एक बार फिर फेंग युआन की ओर बढ़ा। उसके घावों से खून बह रहा था, जिससे ताज़ा लाल तरल पदार्थ का रास्ता बन गया था। फेंग युआन ने बिना किसी घबराहट के उससे संघर्ष किया। जंगली सुअर मौत के कगार पर था, लेकिन यह वही क्षण था जब जंगली जानवर सबसे खतरनाक होते हैं। अपने जीवन की शेष बची क्षमता, पागलपन और दृढ़ता का प्रयोग करते हुए कोई भी व्यक्ति किसी भी लापरवाह क्षण में गंभीर रूप से घायल हो सकता है। फेंग युआन शांतिपूर्ण था, उसकी काली आइरिस चांदनी के नीचे चमक रही थी, जो पूर्ण शांति का प्रकाश दिखा रही थी। उनके पास 500 वर्षों का अनुभव था। उनका एक हिस्सा युद्ध में तल्लीन था, जबकि दूसरा युद्ध से विरत होकर आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क रहता था। कई बार जब वह जंगली सुअरों का शिकार कर रहा था, तो अन्य जानवर उत्पात मचाने आ गए। कभी जंगली सुअर, कभी जंगली भेड़िया, और एक बार तो घुमंतू बाघ भी। जैसे जैसे समय बीतता गया, जंगली सुअरों के हमले धीरे धीरे कम होते गए। फेंग युआन की आंखें चमक उठी जब वह कुछ कदम आगे बढ़ा और जंगली सुअर के करीब पहुंच गया। अपने कंधों और भुजाओं में ताकत जुटाकर उसने जंगली सुअर को एक ही सांस में उठा लिया। हाफ। फेंग युआन गुर्राया, उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी बाहें फैल गईं और उसने जंगली सुअर को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। जंगली सुअर कमजोर ढंग से संघर्ष कर रहा था। फेंग युआन का शरीर अस्थिर था, उसने जंगली सुअर को फेंकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक धमाके के साथ जंगली सुअर नदी के किनारे एक बड़ी चट्टान पर फेंक दिया गया। वह दयनीय रूप से रोने लगा क्योंकि उसकी हड्डियों के टूटने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह बड़ी चट्टान से नीचे गिर गया, उसके कान, नाक और मुंह से खून बह रहा था। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उसने कुछ बार संघर्ष किया। आसपास का वातावरण पुनः शांत हो गया। नदी का पानी अविरल बहता रहा और सुअर का खून नदी के साथ साथ दूर तक बहा ले गया। इस समय मेरी ताकत एक सुअर से मुकाबला कर सकती है। आज रात मैं गलियारे में उस विशाल चट्टान को तोड़ने की कोशिश करूंगा। फेंग युआन वहीं खड़ा रहा, उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। इन दिनों वह अपने शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए लगातार व्हाइट बोअर गू का प्रयोग कर रहा था। अब वह दृढ़तापूर्वक महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत बढ़ रही थी। उस समय जब वह जंगली सुअरों से लड़ता था, तो वह केवल चंद्र ब्लेड के साथ पतंग उड़ाने की तकनीक का ही उपयोग कर सकता था, लेकिन अब वह जंगली सुअर को उठाकर भी ले जा सकता था, इसलिए उसकी शक्ति में वृद्धि ने बड़ी प्रगति दर्शाई थी। बेशक, सफेद सुअर गू उसे अंतहीन ताकत नहीं देगा। सीमा सुअर की शक्ति थी, और एक बार जब वह सीमा तक पहुंच जाता, तो उसे कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं मिलती। मैं अब एक जंगली सुअर को उठा सकता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सुअर के साथ आमने सामने हो सकता हूं। जैसे एक मजबूत आदमी दूसरे मजबूत आदमी को उठा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी ताकत समान है। मेरी ताकत बढ़ती रहेगी। सारा सुअर का मांस सफेद सुअर गू को खिलाकर फेंग युआन ने अपने शिकार के चाकू का उपयोग सुअर के दांत निकालने के लिए किया, और अंत में चट्टान की दरार में गुप्त गुफा में जाने से पहले से ही बुरी तरह से फटी हुई सुअर की खाल को टुकड़ों में काट दिया। जहां तक सुअर की लाश का सवाल है, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। गर्मियों की रात के दौरान जंगली जानवर स्वतंत्र रूप से घूमते थे, और कुछ ही समय बाद जंगली जानवर खून की गंध को सूंघकर फेंग युआन के लिए दृश्य को साफ करने के लिए यहां दौड़े चले आते थे। या यूं कहें कि अगर किसी को पता भी चल गया तो वह कोई महत्व नहीं रखता। जंगली सुअर की सारी चोटें फेंग युआन द्वारा संपादित की गई थीं, जो कि चंद्र ब्लेड के घाव जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थीं। लाल रोशनी से घिरी गुप्त गुफा में वापस आकर फेंग युआन ने दो जंगली सुअर के दांतों को एक कोने में फेंक दिया। जंगली सुअर के दांत आपस में टकराए, जिससे तीखी आवाज उत्पन्न हुई। इस कोने पर पहले से ही जंगली सुअर के दांतों का ढेर लगा हुआ था। वे फेंग युआन के शिकार के परिणाम थे। फेंग युआन गलियारे में घुसा और एक बार फिर सुरंग के अंत तक पहुंच गया। सुरंग पर चलते हुए उसके कदमों की आवाज गुफा में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। प्रकाश के कारण उसकी दृष्टि लाल हो गई थी। सब कुछ अपरिवर्तित था। विशाल चट्टान अभी भी वहीं थी, चुपचाप उसका रास्ता रोके हुए।
जहां तक धरती के खजाने के फूल को खोदने के बाद बने गड्ढे की बात है, उसे फेंग युआन ने पहले ही भर दिया था। हाँ, फेंग युआन विशाल चट्टान के सामने चला गया, दोनों हाथ ऊपर उठाए और धक्का दिया। यद्यपि परिश्रम के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी विशाल चट्टान 1 इंच भी नहीं हिली। मेरी वर्तमान ताकत के अनुसार मैं केवल एक जंगली सुअर को ही उठा सकता हूं, लेकिन यह विशालकाय चट्टान कम से कम 5-6 सुअरों के वजन के बराबर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इसे हिला नहीं सकता। फूल मदिरा भिक्षु की शक्ति विरासत में इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। फेंग युआन की निगाहें चमक उठी जैसे उसने अपने दिल में अनुमान लगाया हो। उसने हार नहीं मानी, बल्कि सुरंग से बाहर निकलकर ऊपर के गुप्त कमरे में वापस आ गया। दीवार के कोने से एक बांस की नली लेकर फेंग युआन जमीन पर बैठ गया और ढक्कन खोलकर जानवर की खाल का नक्शा और बांस के कागज की शीटें बाहर निकाल लीं। उसने जानवर की खाल का नक्शा खोला और उसे याद करना शुरू कर दिया। याद करने में सहायता के लिए उसने नक्शे पर अपनी उंगलियों से निशान बनाए। जब से उसे नक्शा मिला था, वह हर रोज यही काम करता रहा है। फेंग युआन के पास भंडारण प्रकार गू नहीं था, वह हर जगह अपने साथ जानवर की त्वचा का नक्शा नहीं ला सकता था। युद्ध करते समय बांस की नली साथ ले जाना भी असुविधाजनक है। इस प्रकार फेंग युआन ने कुछ प्रयास किया और जानवर की त्वचा के नक्शे की पूरी सामग्री को अपने सिर में भरने के लिए तैयार हो गया। कुछ चीजें, भले ही वे परेशानी वाली हों, करनी ही पड़ी। जीवन में जो लोग मुसीबत के डर से सक्रिय रूप से समस्याओं का समाधान नहीं करते, उन्हें अंत में हमेशा खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है। फेंग युआन ने अपने पिछले जीवन से इस तर्क को समझ लिया था। जब कोई युवा होता है तो उसकी याददाश्त निश्चित रूप से अच्छी होती है। मैं इस नक्शे का आधे से अधिक भाग पहले ही याद कर चुका हूं। अगर मैं बूढ़ा होता तो शायद इसे याद करते समय इसकी विषय वस्तु भूल जाता। हे। बेशक, अगर मेरे पास कोई किताबी कीड़ा होता तो मैं उसे यह नक्शा खिला देता, और तब से लेकर अब तक, जब तक मैं किताबी कीड़ा नहीं खो देता, मैं इस नक्शे को हमेशा स्पष्ट रूप से याद रख पाऊंगा। फेंग युआन के पास शराब का कीड़ा, सफेद सुअगू था, और अब उसके अंदर अतिरिक्त लालच पैदा होने लगा था। वह किताबी कीड़े के लिए तरसने लगा था। किताबी कीड़ा का मूल्य शराबी कीड़े और सफेद सुअगू के काफी करीब था, जो रैंक 1 गू कीड़ों के बीच दुर्लभ प्रजातियां हैं। बाजार में इनका मूल्य बहुत अधिक था और प्रायः कुछ ही क्षणों में ये बिक जाते थे। अपने पिछले जीवन में फेंग युआन को शराब कीड़ा या सफेद सुअगू नहीं मिला था, लेकिन उसने गलती से एक किताब कीड़ा प्राप्त किया था। ये किताबी कीड़ा अंततः उनके साथ आगे बढ़ा और पूरे 60 वर्षों तक उनके साथ रहा। भूल जाओ, किताब के कीड़े दुर्लभ हैं और उनकी संख्या भी कम है। मैं निकट भविष्य में एक भी नहीं पा सकूंगा। सच कहूं तो मेरी वर्तमान स्थिति मेरे पिछले जीवन से कहीं बेहतर है। पिछली बार इस अवधि में मैं अभी भी रैंक 1 प्रारंभिक चरण में था, जबकि फोंग जेंग, ची चेंग, मो बेई जैसे अन्य लोग पहले से ही उच्च स्तर पर थे, मुझसे बहुत आगे। फेंग युआन ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिना किसी बात के चिंता करता था, बल्कि जल्दी ही उससे उबर जाता था। वह अपनी वर्तमान प्रगति से संतुष्ट था। वह मध्य अवस्था में थे और अन्य लोग भी मध्य अवस्था में थे। अपनी सी ग्रेड प्रतिभा के साथ वह इन ए और बी ग्रेड के समान गति बनाए रख सके, यह आसान नहीं था। शराब के कीड़े को बहुत प्रयास दिया गया था, साथ ही फेंग युआन के समृद्ध खेती के अनुभव भी। दूसरा पहलू भी फेंग युआन के कारण था। उसके जबरन वसूली के कृत्य के कारण उसके सहपाठियों को अपने बड़ों की मदद से शारीरिक युद्ध कौशल का प्रशिक्षण लेना पड़ा। अनजाने में इससे उनका ध्यान भंग हो गया, जिससे उनके छिद्रों को पोषित करने में लगने वाला समय कम हो गया। इसके परिणामस्वरूप सभी का साधना स्तर फेंग युआन के पिछले जीवन से भी कम हो गया। लेकिन फिर भी वे अब ऊपरी स्तर से बहुत दूर नहीं थे। गू मास्टर्स की साधना का प्रारंभिक चरण काफी आसान था, जिसका प्रभाव कम समय में ही दिखने लगा। विशेष रूप से गू युए फेंग जेंग, मो चेन और ची चेंग, उनकी साधना का स्तर पहले से ही बढ़ चुका था और यहां तक कि फेंग युआन से भी आगे निकल गया था। निरंतर अभ्यास के कारण इन तीनों ने अपनी प्रतिभा या अपने पीछे के समर्थन के साथ पहले ही अपनी क्षमता दिखानी शुरू कर दी थी। शराब के कीड़े के कारण फेंग युआन के पास जो बढ़त थी वह गायब होने लगी थी। बेशक, इसका एक कारण यह भी था कि उसने हाल ही में शिकार किया था और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए व्हाइट बोआ गू का इस्तेमाल किया था, या ऐसा करने में उसने अपना अधिकांश समय और प्रयास खर्च किया था। इस दर से जल्द ही कोई न कोई उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा। जो व्यक्ति पहले उच्च स्तर पर पहुंचेगा उसे 30 आदिम पत्थरों का इनाम मिलेगा। लेकिन इस पुरस्कार के लिए मैं कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता हूं। फेंग युआन ने बहुत पहले ही निर्णय ले लिया था। यदि वह अब श्वेत सुअगू को त्याग दे और ऊपरी चरण की ओर दौड़े, तो उसे जीतने की कुछ उम्मीद हो सकती है। लेकिन यह फेंग युआन का लक्ष्य नहीं था। 30 आदिम पत्थर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इस समय उनके पास आदिम पत्थरों की कमी नहीं थी। बड़ा कारण यह था कि उसे छिपे रहने और कम प्रोफाइल रखने की आवश्यकता थी ताकि अन्य लोगों का ध्यान उसकी ओर न जाए, ताकि वह फूल वाइन भिक्षु की शक्ति विरासत को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके।
यही उसका असली मकसद है। अकादमी में सभी प्रकार के पुरस्कार हैं, लेकिन यह छात्रों की रुचि जगाने के लिए मात्र प्रलोभन है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये परिवार की व्यवस्था का एक हिस्सा है। इन छोटे छोटे पुरस्कारों के लिए लड़ना वह काम नहीं है जो एक बुद्धिमान व्यक्ति करेगा। फैंग युआन ने अपना साहस बटोरा और जानवर की खाल के नक्शे को फिर से देखा। पशु की त्वचा के नक्शे में 2 पृष्ठ थे, एक पर दिन दर्ज था, जबकि दूसरे पर रात दर्ज थी। इस पर विभिन्न रंगों की कई रेखाएं आपस में गुंथी हुई हैं। ये रेखाएं कुछ सीधी थीं, कुछ घुमावदार, लेकिन उन सभी का अपना विशिष्ट अर्थ था। केवल बूढ़े आदमी वान को ही उनका मतलब स्पष्ट हो सकता था, लेकिन यह अफसोस की बात है कि उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अगर वह जीवित भी होता तो उसे बोलने के लिए मजबूर करने पर भी वह सच नहीं बोल पाता। इन दिनों फैंग युआन ने अपने ज्ञान और अनुभव पर भरोसा किया, और बांस के कागज की तुलना के अनुसार उसने पहले ही सब कुछ समझ लिया था। लाल क्रॉस खतरे निषिद्ध क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। लाल क्रॉस वाला क्षेत्र जंगली सुअरों से घिरा हुआ प्रतीत होता है, संभवतः वहां जंगली सुअरों का राजा है। मेरी वर्तमान ताकत के अनुसार यदि मेरा सामना किसी से हुआ तो मैं मर जाऊंगा। हम्फ। बूढ़े आदमी वान के बारे में सोचते हुए फैंग युआन फिर से खर्राटे लेने से खुद को रोक नहीं सका। क्रॉस से चिन्हित ये क्षेत्र बांस के कागज पर चिन्हित नहीं किया गया था। यदि फैंग युआन सचमुच बांस के कागज पर विश्वास करता तो संभवतः एक दिन वह जंगली सुअर राजा के नुकीले दांतों से मर जाता। ये बूढ़ा आदमी वांग वास्तव में अनुभवी था। अपने बेटे का बदला लेने के लिए उसे स्वयं कार्य नहीं करना पड़ा, बल्कि जंगली सुअर राजा की शक्ति उधार लेनी पड़ी। इस तरह भले ही फैंग युआन मर जाए, वह जिम्मेदारी से बच सकेगा। लेकिन लाल घेरे से चिन्हित ये 3 धब्बे, इनका क्या मतलब है? फैंग युआन परेशान था। ये जानवर की त्वचा के नक्शे का अंतिम संदिग्ध बिंदु था। 3 लाल वृत्त 3 बहुत ही पृथक क्षेत्रों को दर्शा रहे हैं। वे एक दूसरे से बहुत दूर थे, तथा उनके आसपास बहुत कम जानवर थे, जिन्हें जंगल में सुरक्षित क्षेत्र माना जाता था। लाल क्रॉस निषिद्ध क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन लाल वृत्त क्या दर्शाता है? फैंग युआन गहरी सोच में पड़ गया। आमतौर पर लाल रंग सबसे सतर्क करने वाला रंग होता है। बूढ़े आदमी वांग ने इन 3 क्षेत्रों को चिन्हित किया, जिसका अर्थ है कि वे महत्वपूर्ण हैं। ये दुख की बात है कि ये क्षेत्र बहुत दूर हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं स्वयं उनका निरीक्षण करता और कारण पता लगाता। गर्मियों का गर्म सूरज चमक रहा है, पहाड़ी हवाएं चारों ओर गर्म हवाएं चला रही हैं, किंग माओ पर्वत गर्म हवा के नीचे भाप उगल रहा है। पलक झपकते ही जून का महीना खत्म होने को आ गया। गु यूफेंग जेंग। अकादमी में परिवार के बुजुर्ग ने आवाज लगाई। गु यूफेंग जेंग अपनी सीट से उठे और अकादमी के बुजुर्ग के सामने आए। अपने सहपाठियों की प्रशंसा भरी निगाहों के बीच फैंग जेंग को आदिकालीन पत्थरों से भरा एक भारी थैला प्राप्त हुआ। फैंग जेंग, आप ऊपरी चरण में आगे बढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं, यह आपका इनाम है। अच्छा काम है, कड़ी मेहनत जारी रखो। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए फैंग जेंग के कंधे थपथपाए। फैंग जेंग ने घुरघुराहट के साथ स्वीकार किया, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। उसने भावुक होकर पैसों का थैला उठाया और अपनी सीट पर वापस आ गया। मैंने अंततः ये कर दिखाया। ऊपरी स्तर पर आगे बढ़ने वाले पहले व्यक्ति, क्या आपने देखा कि बड़े भाई, मैंने अंततः आपको एक बार हरा दिया है। जब उसने अपनी नजरें फैंग युआन पर घुमाई तो उसकी आंखें चमक उठीं। फैंग युआन मेज पर गहरी नींद में लेटा हुआ था। कल रात उसने एक और जंगली सुअर को मार डाला था, और छात्रावास लौटने के बाद उसने अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए व्हाइट बोआ गू का इस्तेमाल किया और शराब कीड़े का उपयोग करके अपने आदिम सार को परिष्कृत करने के लिए आदिम पत्थरों के भीतर प्राकृतिक सार का भी इस्तेमाल किया। अंततः उन्होंने अपने ऊपरी स्तर के आदिम सार का उपयोग अपने छिद्र को पोषित करने के लिए किया। सुबह तक वह जल्दी जल्दी नाश्ता करके कक्षा में चला गया और वहां पहुंचते ही सो गया। वह बहुत थक गया था, और गू मास्टर साधना नींद की जगह नहीं ले सकती थी। भले ही आप इसे स्वीकार न करें, ये सच है। बड़े भाई, मैं अंततः आपसे आगे निकल गया। ये पहली बार है, और दूसरी बार, तीसरी बार भी होगा। फैंग जेंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। ये सफलता उनके लिए अत्यंत सार्थक थी। वह पहले ही अपने हृदय के अंधेरे बादलों को तोड़कर प्रकाश को भीतर प्रवेश करने के लिए रास्ता बना चुका था। यद्यपि ये प्रकाश पतला था, फिर भी इसने फैंग जेंग को आशा और प्रोत्साहन दिया। मैं वास्तव में उस फैंग जेंग से हार गया। गु यू मो बेई अपनी सीट पर बैठे थे, दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखकर, और क्रोधित थे। यही तो ए ग्रेड का फायदा है, लानत है, गु यू ची चेंग ने उदास भाव से कहा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे अच्छी प्रतिभा के लाभों का प्रबल एहसास होने लगा। अपने दादा गु यू ची लियान के समर्थन और अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद वह फिर भी फैंग जेंग से पीछे रह गया। काश मेरे पास शराब का कीड़ा होता और दादाजी की मदद होती, तो शायद मैं फैंग जेंग से नहीं हारता। वे शापित फैंग परिवार के भाई। छोटा भाई ए ग्रेड है, हमें दबाता है, लेकिन भाई सी ग्रेड है, उसमें शराब की लत है।
इस दुनिया की सारी अच्छी चीजें इन भाइयों को क्यों मिली? गु यूची चेंग को बहुत क्रोध आया। इस बार फैंग जेंग पहले ऊपरी चरण में पहुंच गया। बेशक वह एक ग्रेट प्रतिभा है। हाँ, यहाँ तक कि मो बेई, ची चेंग और फैंग युआन भी फैंग जेंग से हार गए। इस बार फैंग जेंग ने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया है। फैंग युआन के पास शराब का कीड़ा होना कोई प्रयास नहीं है। वह हर रोज अपना समय बर्बाद करता है, यहाँ तक कि कक्षा में सोता भी है। वह अपना शराब का कीड़ा मुझे दे सकता है। आसपास के छात्र अपने दिल में आक्रोश, असहायता और ईर्ष्या महसूस करते हुए चर्चा कर रहे थे। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य उन्हें एक एक करके बुलाते रहे और छात्र लगातार अपने आदिम पत्थरों के भत्ते को लेने के लिए आगे बढ़ते रहे और अपनी सीटों पर वापस लौट जाते रहे। सब लोग शांत हो जाओ। भत्ता दिए जाने के बाद अकादमी के वरिष्ठ सदस्य ने मेज पर हाथ मारा। अचानक अकादमी में सन्नाटा छा गया। अब आप सभी ने अपने दूसरे गुकृमि पर महारत हासिल कर ली है और यहाँ तक कि ऊपरी चरण में भी प्रवेश कर लिया है। पिछले आधे साल में आप सभी ने कड़ी मेहनत की है और अब जब आपको कुछ बुनियादी बातें आ गई हैं, तो अब समय आ गया है कि आप जंगल में प्रशिक्षण लें। सच्ची लड़ाइयाँ बिजुका या कठपुतलियाँ नहीं होती, लकड़ी की कठपुतलियाँ नहीं होती जो वहाँ खड़ी होकर आपके हमलों का इंतजार करती हैं। अगली अर्धवार्षिक परीक्षा 3 दिन बाद होगी। सभी छात्रों को इसमें उपस्थित होना होगा। परीक्षा का विषय जंगली सुअरों का शिकार करना है। जंगली सुअर के दांतों को रिकॉर्ड के रूप में एकत्रित करने से जो लोग सबसे अधिक जंगली सुअर के दांत एकत्रित करेंगे, उन्हें बेहतर अंक मिलेंगे। परीक्षण के अंत में प्रत्येक जंगली सुअर के दांत के बदले 10 प्राचीन पत्थर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा आपको समूह में शिकार करने की भी अनुमति है। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी के शब्दों से छात्रों में खलबली मच गई। अंततः अर्धवार्षिक परीक्षा आ गई है। प्रत्येक वर्ष छात्र 1 वर्ष के लिए अकादमी में अध्ययन करते हैं तथा हमेशा मध्य वर्ष परीक्षा और वर्ष के अंत में परीक्षा होती है। समय को देखते हुए ये वास्तव में मध्य वर्षीय परीक्षा का समय है। हर साल की परीक्षा की विषय वस्तु अलग होती है। सोचिए कि इस साल हमारी परीक्षा जंगली सुअर का शिकार करना और उसके दांत प्राप्त करना है। काय करते, मेरी प्रतिभा केवल डी ग्रेड की है। मेरा महत्वपूर्ण गु मूनलाइट गु की तरह हमला करने वाला नहीं है। मैं जंगली सुअरों का शिकार कैसे कर सकता हूँ? क्या तुमने नहीं सुना? परिवार के बुजुर्ग ने कहा, हमें समूह में शिकार करने की अनुमति है। जिन लोगों में प्रतिभा है और वे सफल नहीं हो पाते, या जिनके पास गुकृमि है और जो उपयुक्त नहीं है, उनके लिए हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। जब हमें सुअर के दांत मिलेंगे तो हमें उन्हें एक दूसरे के साथ साझा करना होगा और ये काम करेगा। प्रत्येक जंगली सुअर के दांत के बदले 10 प्राचीन पत्थर प्राप्त किए जा सकते हैं। यह अकादमी हमें अधिक जंगली सुअरों का शिकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है और इसके लिए पुरस्कार निर्धारित किया गया है। वास्तविक बाजार मूल्य के अनुसार एक प्राचीन पत्थर से 20 जंगली सुअर के दांत खरीदे जा सकते हैं। छात्रों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कुछ खुश थे जबकि अन्य चिंतित थे। कुछ जाने के लिए उत्सुक थे जबकि अन्य साथियों को बुला रहे थे। यहाँ तक कि फैंग युआन भी थोड़ा भावुक हो गया था। ये बदला गया है। मुझे याद है कि पिछले साल की परीक्षा में वन्यजीवों से शहद इकट्ठा करना था। ये सोचना कि यह जंगली सुअर के दांत में बदल गया है। क्या ये तितली प्रभाव है? एक तितली अपने पंख फड़फड़ाकर दूसरे महासागर के तट पर विशाल तूफान पैदा कर सकती है। प्रारंभिक स्थितियों में एक छोटा सा परिवर्तन परिणामों में भारी परिवर्तन ला सकता है। अपने पुनर्जन्म के बाद से फैंग युआन ने कई बदलाव किए थे। उसकी वर्तमान परिस्थितियां उसके पिछले जीवन से काफी अलग थीं। उस समय वह फैंग जेंग और अन्य लोगों से पीछे छूट चुका था, लेकिन अब वह दृढ़तापूर्वक छात्र सूची में शीर्ष पर था। अपने पिछले जन्म में उसने जिया जिनशेंग की हत्या नहीं की थी। वास्तव में वे मिले भी नहीं थे। लेकिन इस जीवन में उसने न केवल जिया जिनशेंग को मार डाला, बल्कि उसने फूल शराब भिक्षु की विरासत के गहरे खजाने की भी खुदाई की। ये परिवर्तन तितली के पंख फड़फड़ाने के समान है, जो अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण में परिवर्तन लाते हैं। मध्य वर्षीय परीक्षा में बदलाव ऐसे लक्षणों में से केवल पहला लक्षण है। अगर मैं चीजों को बदलना जारी रखूंगा, तो क्या इससे इतिहास भी पूरी तरह से अपरिचित हो जाएगा? उस स्थिति में मेरे पुनर्जन्म से मिलने वाला लाभ काफी कम हो जाएगा। फैंग युआन शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर आहें भर रहा था। असमर्थता और अत्यावश्यकता की भावना उसके हृदय में घूम रही थी, लेकिन उसने शीघ्रता से अपने मन को समायोजित कर लिया। कोई बात नहीं, चूंकि ये पहले ही हो चुका है, मैं इसे रोक नहीं सकता। अब मुझे सक्रिय रूप से स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। भले ही अंत में घटनाएं पूरी तरह से अलग हों, मैं ऐसी चिंताओं के कारण अपनी प्रगति को धीमा नहीं करूंगा। पिछले जन्म में मैं भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो क्या इसका मतलब यह है कि वर्तमान जीवन में मुझ में साहस की कमी है? हे, भले ही दुनिया कांटों से भरी हो, मैं अपने रास्ते के सभी कांटों को काट दूंगा और खुद एक खून से भरा रास्ता बनाऊंगा। प्रत्येक दांत के लिए 10 प्राचीन पत्थर, ये कीमत बहुत अधिक है। क्या मुझे गुफा में जमा किए गए जंगली सुअर के सभी विषदंत बेच देने चाहिए?
लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या मुझ पर संदेह किया जा सकता है? नहीं। गुयू कबीले की राजनीतिक स्थिति के अनुसार अगर मैं इन जंगली सुअर के दांतों को सार्वजनिक रूप से बेचूंगा तो मुझे परेशानी हो सकती है। फैंग युआन ने अपना सिर हिलाया। जोखिम बहुत बड़ा था। अगर उसने सचमुच ये दांत बेचे तो बदले में उसे क्या मिलेगा? 100 से कुछ अधिक प्राचीन पत्थर। रुको, आदिम पत्थर महत्वपूर्ण नहीं है। शायद मैं इस बदलाव का उपयोग अपनी छवि को पुनः बनाने के लिए कर सकूं। ये सोचते ही फैंग युआन की आंखें चमक उठीं। अब उसे गुप्त रूप से अमीर बनने की जरूरत थी, और वह भी यथासंभव कम लोगों से मिलते हुए। यदि फूल मदिरा भिक्षु की विरासत उजागर हो गई तो उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति अजीब थी। वह अपने सभी सहपाठियों के खिलाफ खड़ा था, व्यवस्था से बाहर था, और उच्च अधिकारियों के बीच वह एक अदम्य, दुखी और आक्रोशित, बुद्धिमान और ठंडा, सी ग्रेड प्रतिभा वाला किशोर था। ये छवि अच्छी नहीं थी, इसमें सचमुच उन्हें विश्वासघाती के रूप में चित्रित किया गया था। लेकिन एक कबीले को वफादारी की आवश्यकता होती है, वास्तव में, किसी भी संगठन को वफादारी की आवश्यकता होती है। चाहे कोई भी दुनिया हो, वफादारी वह मूल्य है जो कुलों में सबसे अधिक चाहा जाता है। कबीले के प्रति वफादारी, देश के प्रति वफादारी, अपने नेता के प्रति वफादारी, अपने प्रियजन के प्रति वफादारी, अपने दोस्तों के प्रति वफादारी आदि। जैसे जैसे फैंग युआन का साधना स्तर ऊंचा होता गया, उच्च अधिकारी और अधिक चिंतित होते गए, और यदि जरूरत पड़ी तो परिवार ने उस पर कठोर तरीकों का भी इस्तेमाल किया। उस समय फैंग युआन वास्तव में निष्क्रियता में चला जाएगा। फैंग युआन को निष्क्रियता पसंद नहीं थी, वह सभी मामलों पर नियंत्रण अपनी मुट्ठी में रखना पसंद करता था। पहले की घटनाओं की एक श्रृंखला के कारण फैंग युआन केवल बाहरी ताकत पर निर्भर होकर ही काम कर सकता था, और उसने जो छवि बनाई थी वह केवल जरूरत के समय खुद को बचाने के लिए थी। लेकिन अब जब वह खुद की रक्षा कर सकता था तो फैंग युआन को और अधिक मजबूत होने की जरूरत थी। इस प्रकार उसे अपनी छवि बदलने की आवश्यकता थी, ताकि उच्च अधिकारी यह सोचे कि उसने हार मान ली है और वह कबीले की व्यवस्था में शामिल हो गया है। लेकिन यह बातचीत बहुत अधिक अचानक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा यह संदेहास्पद हो जाएगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रणाली में शामिल होना केवल दिखावा है। फैंग युआन वास्तव में उनके साथ शामिल नहीं होगा, और उसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी और उसे प्रतिबंधित किया जाएगा। उसके पास बहुत सारे रहस्य थे। उसे बहुत अधिक स्वतंत्रता की आवश्यकता थी, और वास्तविकता में वह अभी भी अकेले ही काम कर रहा था। लेकिन अब अर्धवार्षिक परीक्षा एक मौका थी। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ योजना बनानी होगी, फिर मैं जबरन वसूली से शुरुआत करूंगा। फैंग युआन की निगाहें निश्चित हो गई क्योंकि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो गया। आपने कहा कि इस बार जब फैंग युआन ने जबरन वसूली की तो उसने फैंग झेंग, चिचेंग और मो बेई को हरा दिया, लेकिन उसने उन्हें छोड़ दिया और उनके आदिम पत्थर नहीं लिए। गार्ड की रिपोर्ट सुनकर अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी के चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। मैं झूठ नहीं बोल सकता प्रभु, ये सचमुच ऐसा ही है। जमीन पर घुटने टेककर बैठे गार्ड ने तुरंत जवाब दिया। अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने अपनी राय व्यक्त नहीं की और हाथ हिलाकर कहा, मैं इस मामले को समझ गया हूं, आप जा सकते हैं। आपका अधीनस्थ विदा लेता है। जब गार्ड चला गया तो अकादमी का वरिष्ठ व्यक्ति तुरंत गहरी सोच में डूब गया। वह मूल रूप से इस मामले से चिंतित था क्योंकि उसे डर था कि फैंग युआन उन 30 प्राचीन पत्थरों को छीन लेगा जो फैंग झेंग को पुरस्कार के रूप में मिले थे। यदि ऐसा होता तो अकादमी की पुरस्कार प्रणाली का कोई अर्थ नहीं होता, वे सब कुछ फैंग युआन को दे देते। यदि फैंग युआन ने वास्तव में ऐसा किया होता तो अकादमी इसकी अनुमति नहीं देती, और अकादमी के बुजुर्ग पहले से ही फैंग युआन को दंडित करने के लिए तैयार थे। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि न केवल फैंग युआन का फैंग झेंग से 30 आदिम पत्थर लेने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने मो बेई और ची चेंग को भी जाने दिया। फैंग युआन के पास सैकड़ों आदिम पत्थर हैं, हो सकता है कि वह 30 आदिम पत्थरों को लेकर ज्यादा चिंतित न हो, ये समझ में आता है। लेकिन मो बेई, ची चेंग और फॉन्ग झेंग से जबरन वसूली छोड़ देने का क्या कारण है? अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने विचार किया, उनकी भौहें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। वह कुछ समझ गया था। मो बेई, ची चेंग और फैंग झेंग, उन्हें कबीले के 3 गुटों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा जा सकता है। उन्हें जाने देने का मतलब यह था कि वह 3 अलग अलग गुटों से अपील कर रहे थे। ये समझ में आने वाली बात थी, क्योंकि फैंग युआन के रवैये में बदलाव का मतलब था कि वह अंततः कबीले के सामने अपना सिर झुकाने को तैयार था। समझ में आता है। जैसे जैसे वह साधना करता गया, फैंग युआन में शराब का कीड़ा आ गया, लेकिन स्थिति उसके लिए स्पष्ट हो गई। एक सी ग्रेड प्रतिभा की अक्षमता, कुछ आवेगों के बाद, तथा अपनी अधिकांश नकारात्मक भावनाओं को त्याग देने के बाद, वह अब संभवतः हताश और उदास है। ऐसा लगता है कि कबीले के नेता की बातें सही हैं। फैंग युआन तो 15 साल का है, वह कबीले की व्यवस्था के खिलाफ कैसे जा सकता है? अब जब उसने वास्तविकता को स्वीकार करना शुरू कर दिया है, तो एक बार जब उसे वह स्थान मिल जाएगा जिससे वह संबंधित है, तो वह स्वाभाविक रूप से कबीले में विलीन हो जाएगा।
ये सोचकर अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने राहत की सांस ली और उनका मन और अधिक प्रसन्न हो गया। 3 दिन देखते ही देखते बीत गए। जल्द ही अर्धवार्षिक परीक्षा आ गई। तेज तेज, मैंने जंगली सुअर को बाहर निकाल लिया है। एक युवक पागलों की तरह चिल्लाता हुआ भागा। उसके दोनों पैरों पर घूमती हवा का हल्का हरा छल्ला था। इन 2 छल्लों की बदौलत वह इतनी कम उम्र में औसत से अधिक गति से दौड़ने में सफल हो गया। हालांकि उसका पीछा कर रहा जंगली सुअर और तेज होता जा रहा था और उनके बीच की दूरी कम होती जा रही थी। चिलचिलाती धूप जंगल में प्रवेश कर रही थी और जंगली सुअर पर पड़ रही थी, जिससे उसके दोनों दांत चमकने लगे। जंगली सुअर आ रहा है, रस्सी को कसकर पकड़ो। घात लगाए बैठे चारों युवक तुरंत झाड़ियों में छिप गए और रस्सियों को कसकर खींच दिया, जिससे तुरंत एक ट्रिपिंग रस्सी बन गई। तेज गति से भाग रहा युवक हल्की सी छलांग लगाकर सड़क पर आ गया और भागना जारी रखा। लेकिन उसके पीछे खड़ा सुअर रस्सी से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा और 5 से 6 मीटर दूर जाकर रुका। आओ! चारों युवक रस्सी से खींचे चले गए और जंगली सुअर के साथ जमीन पर गिर पड़े। हड़ताल! आगे दौड़ रहा युवक पीछे मुड़ा और चिल्लाया। जमीन पर लेटे कुछ लोग घबराकर उठ खड़े हुए और जंगली सुअर को घेर लिया। कच! जंगली सुअर के प्रहार से एक छोटा सा नवोदित वृक्ष 2 टुकड़ों में टूट गया और वृक्ष का मुकुट जमीन पर गिर गया। कितना करीबी मुकाबला! गु यू ची चेंग ने अपने माथे से पसीना पोंछा, उसे डर का एहसास हुआ। सौभाग्य से मैं ड्रैगनपिल क्रिकेट गु का उपयोग करने में कामयाब रहा और 3 मीटर बाईं ओर छलांग लगा दी, अन्यथा ये पेड़ मेरा परिणाम होता। प्यू प्यू प्यू! मूनब्लेड जंगली सुअर के शरीर पर लगते ही हवा में नाचने लगा, जिससे उसके शरीर पर लंबे और उथले घाव हो गए। गु यू मो बेई का चेहरा उत्साहित था, उसकी आंखें चमक रही थीं, उसका मन इस लड़ाई में डूबा हुआ था। आधे घंटे बाद जंगली सुअर अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण बेहोश हो गया। गु यू मो बेई ने जोर से सांस ली और वह भी जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कीचड़ और घास से भरा था, साथ ही पसीने से भी भरा था। जंगली सुअर जैसे जीवित प्राणी के खिलाफ लड़ाई वास्तव में अभ्यास युद्ध के दौरान लकड़ी की कठपुतली, घास की कठपुतली से भिन्न है। मैंने एक जंगली सुअर को मारने में ही 30 मिनट लगा दिए। मुझे आश्चर्य है कि बाकी लोग कैसे हैं। एक छोटी सी पहाड़ी पर अस्थायी रूप से एक तंबू बनाया गया था। तंबू ने सूर्य की तीखी किरणों को रोक दिया और एक ठंडी अंधेरी छाया का क्षेत्र बना दिया। छत के नीचे कुछ कुर्सियां और मेजें रखी थीं, तथा मुख्य सीट पर अकादमी के वरिष्ठ सदस्य बैठे थे। उसके अलावा अन्य कबीले के बुजुर्ग भी थे। कुछ गू मास्टर उनके पीछे खड़े थे। तंबू के आसपास के जंगलों में कुछ छुपे हुए गू मास्टर भी थे। इस समय आगे के जंगल में असामान्य हलचल थी। वूश! एक गू मास्टर छाया की तरह जंगल से उभरा और तेजी से बाहर भाग गया, तंबू के बाहर घुटने टेक दिए। स्थिति कैसी है? अकादमी के वरिष्ठ सदस्य ने पूछा। लॉर्ड एल्डर को सूचित करते हुए कहा गया है कि इस समय छात्रों में कोई हताहत नहीं हुआ है। गू मास्टर ने तुरंत उत्तर दिया। अच्छा अच्छा। अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हुए 1 दोपहर बीत चुकी थी। किसी भी प्रकार की चोट न लगना पिछले वर्षों से अलग है। ऐसा लगता है कि ये सब अकादमी के वरिष्ठों का प्रयास है। अन्य कबीले के बुजुर्गों ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और बारी बारी से प्रशंसा की। अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने अपना सिर हल्का सा हिलाया, वह कारण जानता था। ऐसा फेंग युआन के उदय के कारण हुआ, जिसने अपने सहपाठियों से जबरन वसूली की, उन्हें बुनियादी मार्शल आर्ट का कठोर अभ्यास कराया और इस प्रकार ऐसा प्रदर्शन किया। उसने घुटनों के बल बैठे गू मास्टर की ओर देखा और पूछना जारी रखा, तो इस समय किसके परिणाम सबसे अच्छे हैं? गू मास्टर ने तुरंत उत्तर दिया, भगवान को सूचित करते हुए, इस समय गू यू फेंग युआन, फेंग झेंग, मो बेई, ची चेंग आगे चल रहे हैं। ची चेंग ने 3 सुअर मारे, फोंग झेंग और मो बेई ने 5, तथा फोंग युआन ने सबसे अधिक 8 सुअर मारे। ओह! सोचिए, फेंग युआन नेतृत्व कर रहा है। इतने वर्षों में ये बहुत दुर्लभ दृश्य रहा है कि ए और बी ग्रेड की प्रतिभाओं को सी ग्रेड द्वारा दबा दिया गया हो। उसमें शराब का कीड़ा है ना? इसका मतलब है कि उसके पास उच्च स्तर का हरा तांबा आदिम सार है, इसलिए ऐसा परिणाम होना समझ में आता है। मुझे विश्वास है कि अब से फेंग झेंग, मो बेई और ची चेंग उससे आगे निकल जाएंगे। यद्यपि उसके पास शराब कीड़ा है, लेकिन उसकी आदिम सार वसूली दर ए, बी ग्रेड प्रतिभाओं से तुलना नहीं की जा सकती है। अन्य कबीले के बुजुर्गों ने चर्चा की। तुम जा सकते हो। अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने घुटनों के बल बैठे गू मास्टर की ओर हाथ हिलाया। दूसरों को निर्देश दें, उनके सुरक्षा कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। विशेष रूप से फेंग झेंग, ची चेंग और मो बेई अधिक ध्यान दें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। हाँ प्रभु। गू मास्टर पीछे हट गए। अधिकांश छात्रों के लिए ये आउटडोर मुकाबले वास्तव में पहली बार थे। इस प्रकार खतरा था और कबीले ने स्वाभाविक रूप से योजना बनाई थी। इस पूरी परीक्षा की सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए दर्जनों रैंक 2 गू मास्टर्स को जंगलों में छिपा दिया गया था। उसी समय कुछ रैंक 3 कबीले के बुजुर्ग अचानक दुर्घटनाओं की आशंका के चलते यहां रह रहे थे।
प्रज्वलित सूर्य धीरे धीरे आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु से उतर रहा था और धीरे धीरे उत्तर पूर्वी पर्वतों के निकट पहुंच रहा था। सूर्यास्त की चमक ने बादलों को प्रज्वलित कर दिया। यह सूर्य के जोश का अंतिम प्रवाह था। जैसे ही जंगल में सूर्य की अंतिम किरणें चिमकी, एक और जंगली सुअर जमीन पर गिर पड़ा। 23वां। फेंग युआन ने अपने दिल में गणना की और फिर नीचे बैठ गया, कुशलता से एक जंगली सुअर के दांत को उकेर दिया। उसकी पीठ पर एक थैला था, जिसके अंदर बड़ी संख्या में जंगली सुअर के दांत थे। इसके साथ ही उसके पास एक और थैला था, जिसमें उन सुअरों के दांत थे जिन्हें उसने पिछली बार मारा था। ये दांत मूल रूप से चट्टान की दरार वाली गुप्त गुफा में रखे गए थे और पिछली रात फोंग युआन द्वारा निकाले गए, एक थैले में रखे गए और एक गुप्त स्थान पर दफना दिए गए। मैं इलाके और जंगली सुअर वितरण से परिचित हूँ, साथ ही मेरे पास छोटे प्रकाश गू के साथ चांदनी गू का उपयोग करने के लिए ऊपरी चरण का आदिम सार है। दूसरों की कार्यकुशलता की तुलना निश्चित रूप से मेरी नहीं की जा सकती। बस इस बैग के साथ मैं आसानी से नंबर 1 प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं बाद में दूसरा बैग निकालूंगा तो वे क्या भाव दिखाएंगे। हे। फेंग युआन ने आकाश की ओर देखा। अब दूसरा बैग वापस लेने का समय आ गया था। ये सोचते हुए उसके दिमाग में एक नक्शा उभर आया। इन दिनों उसने जानवरों की खाल का नक्शा याद कर लिया था। फेंग युआन अपनी वर्तमान स्थिति के प्रति स्पष्ट था। यदि वह बाईं ओर मुड़ता और 15 मिनट तक धारा के साथ चलता, तो वह उस स्थान पर पहुंच जाता जहां उसने थैला दफनाया था। लेकिन जब वह आगे बढ़ने वाला था तो वह हिचकिचाया। मैं अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार निकटतम लाल घेरे से केवल 5 से 600 मीटर की दूरी पर हूं। ये एक दुर्लभ अवसर है, क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? एक बार जब उनके मन में यह विचार आया तो फिर इसे रोकना असंभव हो गया। चूंकि वह पहले ही जीत चुका था, इसलिए फेंग युआन के पास बहुत समय बचा था। उस जानवर की खाल के नक्शे में 3 लाल वृत्त चिन्ह थे। ये 3 स्थान बूढ़े आदमी वान के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। ये एकमात्र ऐसा अर्थ है जिसे मैं मानचित्र पर नहीं समझ सका। मैं जाकर देखूंगा। फेंग युआन को स्वाभाविक रूप से पता था कि इस दृश्य को गू मास्टर नियंत्रित कर रहे थे, लेकिन इसके लिए उसे सबूत की भी आवश्यकता थी। तुरंत ही उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह जंगली सुअरों को मारना जारी रखेगा और जंगल में भीतर की ओर चला गया। 7 मिनट बाद वह लाल निशान वाले स्थान पर पहुंच गया। एक विशाल वृक्ष की झाड़ियों के बीच एक ट्री हाउस छिपा हुआ था और यदि कोई ध्यान से न देखे तो उसे ढूंढ नहीं पाएगा। ये बूढ़े आदमी वान का शिकार के दौरान अस्थायी निवास है। फेंग युआन ने भौहें सिकोड़ ली, उसका दिल भ्रमित हो गया। वह पेड़ पर बने घर पर चढ़ गया। जब उसने पेड़ के घर का दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर भाव बदल गए। पेड़ पर बने घर में जगह ज्यादा नहीं थी, लेकिन अंदर बहुत सारी चीजें थीं, इसलिए एक नज़र में ये बहुत गंदा लग रहा था। बीच में फर्श पर मोटा गहरे पीले रंग का कालीन बिछा हुआ था। घर के अंदर दीवार के पास एक लोहे का चूल्हा था और उस पर एक कांसे की केतली रखी थी। चूल्हे के अंदर काले रंग की कालिख थी और उसके बगल में बिना जली सूखी लकड़ियों का एक छोटा सा ढेर था। गर्मी का मौसम होने के बावजूद इस पहाड़ पर रातें अभी भी बर्फीली ठंडी थीं। लोहे का चूल्हा अपने छोटे आकार के बावजूद जलने पर पूरे वृक्ष गृह की गर्मी बरकरार रख सकता है। वृक्ष गृह में खिड़कियों के 2 सेट हैं। खिड़कियों के फ्रेम के रूप में 2-3 रस्सियां बंधी हुई हैं, जो कमरे के मध्य में दोनों को एक साथ जोड़ती हैं। रस्सी पर कपड़ों के कई फटे हुए टुकड़े लटक रहे थे, जिन्हें फटे हुए टुकड़ों से जोड़कर जोड़ा गया था। ये स्पष्टतः किसी वयस्क का कपड़ा था और अभी भी हल्का गीला था, तथा धूप से पूरी तरह सूखा नहीं था। डूबते सूरज की रोशनी खिड़कियों से होकर वृक्ष गृह के अंदर तक आ रही थी। वृक्ष गृह अंदर से काफी अंधकार में था। एक कोने में कुल्हाड़ियां और शिकार करने वाले चाकू रखे थे, जिनके हैंडल पर जानवरों की खाल लिपटी हुई थी। ब्लेड पर गहरे लाल रंग के खून के निशान भी थे। दीवार के दूसरी ओर एक बांस का टुकड़ा था, जिसके बीच में एक खंजर घुसा हुआ था। बांस के कागज पर एक युवक का चेहरा था। यह फेंग युआन का रूप था। इसका मतलब यह था कि इस छोटी सी अवधि के दौरान कोई व्यक्ति इस छिपे हुए वृक्ष गृह में आया था और यहां रहा था। उस व्यक्ति का इरादा स्पष्ट था, उसका लक्ष्य फेंग युआन था। कागज पर खंजर से वार किया गया और उसकी दुष्ट मंशा चरम सीमा तक प्रदर्शित हुई। ऐसा दृश्य देखकर फेंग युआन भी अचंभित रह गया। ये व्यक्ति क्या चाहता है और वह मेरे खिलाफ क्यों है? नहीं, शायद यह मैं नहीं बल्कि फेंग जेंग है। फेंग युआन के विचार उसके दिमाग में उड़ रहे थे। फेंग जेंग एक ए ग्रेड प्रतिभा है, जो गुयू कबीले के पिछले 3 वर्षों में एकमात्र है और उनकी एकमात्र आशा है। यदि उसका सही मायनों में पालन पोषण किया जा सके तो वह कबीले का अगला व्यक्ति होगा। लेकिन पालन पोषण एक प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया के दौरान आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं आईं। आपदाओं को नजरअंदाज करते हुए सबसे महत्वपूर्ण मानवीय आपदाएं थीं। जैसा कि सभी जानते हैं, किंग माओ पर्वत पर केवल गुयू कबीले ही नहीं थे, बल्कि बाई कबीले और ज़ियोन कबीले भी थे। ये दोनों ताकतें प्रभावशाली गुयू कबीले द्वारा एक ए ग्रेड प्रतिभा को सफलतापूर्वक पोषित होते देखकर खुश नहीं होंगी।
इस प्रकार उससे छुटकारा पाने के लिए हत्यारे भेजना एक सामान्य बात थी। इस दुनिया में बहुत कम प्रतिभाशाली लोग हैं, और उनसे भी कम ऐसे लोग हैं जो सफलतापूर्वक बड़े हो सकते हैं। ए ग्रेड प्रतिभा गू मास्टर्स, ऐसा नहीं था कि वे मौजूद नहीं थे। 3 साल पहले गुयू कबीले में एक दिखाई दिया। यहाँ तक कि पहले की पीढ़ियों में भी वे अवसरों पर दिखाई देते थे। लेकिन किंग माओ पर्वत पर इन वर्षों में 3 कुलों में से केवल एक ही सफल ए ग्रेड प्रतिभा का पोषण हुआ, रैंक 3 साधना के बाई कुल के बाई निंगबिन। ऐसा परिदृश्य बहुत कुछ कहने के लिए पर्याप्त था। ये व्यक्ति, क्या वह बाई कबीले या जियोन कबीले से है? वे गुयू फैनजेंग से इतनी जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं। फैंग युआन ने भौहें सिकोड़कर चित्र को घूरा। लेकिन बूढ़े आदमी वांग के जानवर की खाल के नक्शे में इस वृक्ष ग्रह का संकेत क्यों दिया गया? क्या वह अन्य सेनाओं का जासूस था? नहीं, ये व्यक्ति स्पष्टतः मेरे पीछे पड़ा है। फैंग युआन की आंखें चमक उठीं। इस समय उसे कई दृश्य याद आ रहे थे। पहली बार ये जाल के पास था और 4 शिकारियों की बातचीत। एक शिकारी ने कहा, दूसरे भाई वांग, आप लगभग 19 वर्ष के हैं, ये समय है कि आप शादी कर लें और बच्चे पैदा करें। वांग एर ने कहा, हम एक सच्चे आदमी के रूप में मैं इतनी छोटी सुंदरता के पीछे कैसे वासना कर सकता हूँ? एक दिन मैं इस किंग माओ पर्वत से बाहर निकलकर दुनिया घूमूंगी, दुनिया की हर चीज सीखूंगी और अपने पुरुष शरीर की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। दूसरी बार ऐसा तब हुआ जब उन्होंने स्वयं अभिनय किया। वांग एर की अनोखी शांति। उसने अपना धनुष खींचा और फैंग युआन की ओर इशारा किया। बाकी लोग पहले से ही क्षमा की भीख मांग रहे थे। तीसरा दृश्य तब था जब फैंग युआन प्रश्न पूछ रहा था, मैं आपसे पूछता हूँ, बूढ़े वांग के परिवार में और कौन है? एक शिकारी ने उत्तर दिया। शिकारी वांग की पहले एक पत्नी थी, लेकिन वह दशकों पहले की बात है और उसे गांव में घुस आए जंगली भेड़ियों ने मार डाला था। उनकी पत्नी की मृत्यु से पहले उन्होंने 2 बेटों और एक बेटी को जन्म दिया था। लेकिन सबसे बड़े बेटे वांग दा की 3 साल पहले शिकार करते समय पहाड़ पर मृत्यु हो गई। वांग परिवार में और कोई नहीं है। मुझे याद है। बूढ़े आदमी वांग की वास्तव में एक बहू भी है, वांग दा की बूढ़ी पत्नी। लेकिन वांग दा के गायब होने के बाद उनकी पत्नी की दिल टूटने के कारण मृत्यु हो गई। उस वर्ष गांव ने विशेष रूप से एक शुद्धता स्मारक मेहराब भी बनवाया। लेकिन अफवाह यह है कि वांग दा की पत्नी पुनर्विवाह करना चाहती थी और बूढ़े वांग ने उसे मार डाला था। जब आपने बूढ़े वांग को मार डाला तो आप हम नागरिकों की मदद कर रहे थे, बुराई को जड़ से उखाड़ रहे थे और लोगों को शांति प्रदान कर रहे थे। दूसरे शिकारी ने तुरंत कहा, यह सही है, यह सही है। दरअसल प्रभु, हमें ये बूढ़ा वांग बहुत समय से अप्रिय लगता रहा है। वह कुछ खास नहीं है, बस वह हमसे बेहतर शिकार कर सकता है। हम सभी तो मनुष्य हैं, फिर भी वह सोचता है कि वह हमसे अधिक विशेष है और जानबूझकर गांव से बाहर आकर यहाँ रहने लगा है। युवा पीढ़ी के रूप में हम कभी कभी उनसे हमें सिखाने और अपने अनुभव साझा करने के लिए कहते थे, लेकिन वे हमें सीधे भगा देते थे और कभी भी हमें लकड़ी के घर के पास नहीं आने देते थे। बूढ़े आदमी वांग का परिवार लोगों से दूर गांव से बाहर जा रहा है। सबसे बड़े बेटे वांग दा की 3 साल पहले शिकार करते समय पहाड़ों पर मृत्यु हो गई थी। वांग दा की पत्नी पुनर्विवाह करना चाहती थी और बूढ़े आदमी वांग द्वारा उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया और एक शुद्धता स्मारक मेहराब प्राप्त किया। बूढ़े आदमी वांग ने उन सभी युवा शिकारियों को भगा दिया जो मार्गदर्शन मांगने की कोशिश कर रहे थे। बूढ़े आदमी वांग ने जानवर की खाल के नक्शे को छिपाने की पूरी कोशिश की और बांस के कागज पर ऐसे कोई घेरे नहीं थे। वांग एर इतनी छोटी उम्र में था, लेकिन गू मास्टर्स के प्रति शांत था। साथ ही उन्होंने विवाह नहीं किया तथा उनके हृदय में नश्वर लोक से आगे निकलने की आकांक्षा थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पशु की खाल के नक्शे पर बने वृत्त एक छिपे हुए क्षेत्र की ओर संकेत कर रहे थे तथा उस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से मानवीय गतिविधियां थीं। साथ ही इस व्यक्ति के मन में फैंग युआन के प्रति गहरी नफरत थी। सभी सुरागों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उन्हें अलग करना आसान नहीं था, लेकिन एक बार जोड़ देने पर वह अनोखा हो गया। जितना अधिक फैंग युआन इसके बारे में सोचता, उतना ही उसे लगता कि इस रहस्य पर छाया धुंध कम हो गया है। डूबते हुए सूरज की किरणें खिड़की से होकर उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। वह तेज रोशनी खून के रंग की थी। चारों ओर एक घातक सन्नाटा छा गया था। क्या कोई इस समय चुपके से उस पर झांक रहा था? अचानक फैंग युआन की आंखें चमक उठीं। उसकी दृष्टि समय और स्थान को पार कर गई। उसने सत्य देख लिया था। वांग दा नहीं मरा। इस समय उसकी आंखों की चमक आसपास के वातावरण में फैल गई। न केवल वह मरा नहीं, बल्कि संयोगवश वह एक राक्षसी गू मास्टर भी बन गया। ऐसा नहीं था कि मनुष्यों में साधना की प्रतिभा नहीं थी, बल्कि कबीले ने साधना के तरीकों को बाहर आने से रोक दिया था तथा उसे अपने हाथों में कसकर नियंत्रित कर रखा था। लेकिन इस दुनिया में कोई निरपेक्षता नहीं थी। जंगल में दुर्घटना होने पर और होपगू का सामना करने पर मनुष्य भी गू मास्टर बन सकते हैं, जिससे उनका द्वार खुल सकता है।
या किसी निश्चित शक्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करना, या किसी निश्चित कबीले के सदस्य से व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करना। लेकिन इन गू मास्टरों को कबीले में पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था, और वे केवल उनके गुर्गे ही हो सकते थे। इस प्रकार वे संतुष्ट नहीं हुए और अकेले गू मास्टर बन गए। उनकी खेती अत्यंत कठिन है। जैसे जैसे समय बीतता गया, वे संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते गए, उन्हें मारना, छीनना और हत्या करनी पड़ी, और वे राक्षसी मार्ग की ओर मुड़ गए। किसी भाग्यशाली संयोग के कारण सबसे अधिक संभावना यह है कि उसने एक निश्चित गू मास्टर की लाश से एक बड़ी संपत्ति प्राप्त की और 3 साल पहले गू मास्टर बन गया। दूसरों से छिपाने के लिए उसने झूठी सूचना फैला दी कि उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन किसी ने भी उसकी लाश नहीं देखी। बूढ़े आदमी वांग के परिवार को इस बारे में पता चला और उन्होंने गांव से बाहर चले गए, इस खतरे को उठाते हुए कि जंगली जानवर आक्रमण कर सकते हैं, और वे अकेले रहने लगे, बस इस सच्चाई को छिपाने के लिए। लेकिन कुछ समस्याएं थीं। वांग दा की पत्नी सहमत नहीं थी और शायद गू यू कबीले को रिपोर्ट करना चाहती थी। वांग परिवार के पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और उन्होंने सच्चाई को छिपाने के लिए कुछ वास्तविक और कुछ नकली जानकारी जारी कर दी। इन सभी अफवाहों के पीछे सच्चाई को छिपाने के लिए उसके पुनर्विवाह या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने की बात हो सकती है। कभी कभी वांग दा रहने के लिए घर लौट आते थे। इस प्रकार बूढ़े आदमी वांग को उन युवाओं को भगाना पड़ा जो मार्गदर्शन मांग रहे थे। अपने भाई के साथ बातचीत करने के बाद वांग एर के मन में गू मास्टर्स के प्रति डर दूर हो गया था, और स्वाभाविक रूप से उसने गू मास्टर बनने और बाहरी दुनिया की महानता का पता लगाने का लक्ष्य विकसित किया था। इस डर से कि कहीं वांग दा की पोल न खुल जाए, इतनी उम्र में भी वांग एर ने शादी नहीं की। वांग दा घर में नहीं रह सकते थे, इस प्रकार बूढ़े आदमी वांग ने जानवर की त्वचा के नक्शे पर 3 लाल घेरे खींचे। ये 3 स्थान इस तरह छिपे हुए आवासीय क्षेत्र होने चाहिए। 3 छिपने के स्थान होने के कारण वांग दा ने अपने रहने के स्थान को घरों के आसपास ही रखा, तथा तीनों कुलों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर जीवन व्यतीत किया। अंततः 3 लाल घेरों का अर्थ पता चल गया। लाल रंग सतर्कता का संकेत देता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बूढ़े वांग के लिए यह उनके सबसे बड़े बेटे का घर था। इस प्रकार जब फेंग युआन ने बूढ़े व्यक्ति से नक्शा बनाने को कहा, तो उसने बांस के कागज पर इसका संकेत नहीं दिया, बल्कि ऐसा उसने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए किया था। इसी प्रकार अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उसने कम लाल क्रॉस बनाए। हो सकता है कि हर साल एक निश्चित समय पर वांग दा कुछ समय के लिए घर लौट आए। जब वह वापस लौटा तो उसने पाया कि उसका पूरा परिवार मर चुका था। चारों ओर पूछने पर उसे पता चला कि वह मैं ही था, इसलिए उसने खंजर से दीवार पर मेरा चित्र टांग दिया ताकि वह मुझसे बदला ले सके। अपने पिछले जीवन के अनुभव के आधार पर फेंग युआन को लगभग यकीन था कि यह सच था। यदि कोई अन्य शक्ति फेंग जेन की हत्या करना चाहती थी, तो वे अधिक सूक्ष्मता से ऐसा कर सकते थे। उन्हें बूढ़े आदमी वांग की तरह जासूस विकसित करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार बूढ़ा आदमी वांग पहाड़ की तलहटी में रहता था, गुयू गांव के अंदर नहीं। यह सोचो कि एक जानवर की खाल के नक्शे पर मैंने राक्षसी गुट के एक हत्यारे को उकसाया। ये दुनिया वास्तव में अद्भुत तरीके से काम करती है। फेंग युआन अपनी हंसी रोक नहीं सका। उसने सबसे पहले वांग एर, बूढ़े आदमी वांग और वांग की बेटी को मार डाला, और यह सब जानवर की खाल के नक्शे के लिए था। बूढ़ा आदमी वांग गांव में नंबर 1 शिकारी था, इसलिए उसके जानवर की खाल के नक्शे का सबसे बड़ा मूल्य था। उस समय वह सोच रहा था, ये तो मात्र 3 नश्वर जीवन है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो इन्हें सुविधानुसार मार डालूंगा। इस दुनिया में किसी को भी जीने का अधिकार है और कोई भी आसानी से मर सकता है। सोचिए कि कहीं से भी एक राक्षसी तरीके से गू मास्टर उभरा। इस संबंध में फेंग युआन को कोई अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वह सहज महसूस करने लगा। यदि वह उस समय बहुत दयालु होता, तो वांग परिवार के जानवर की खाल का नक्शा प्राप्त करने के अपने लक्ष्य में वांग एर, बूढ़े आदमी वांग और बहन वांग के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती। वांग दा के रहस्य की रक्षा के लिए वे उसे असली उत्पाद नहीं देंगे। वांग एर की युद्ध शक्ति एक साधारण रैंक एक उच्च स्तर के गू मास्टर को नष्ट कर सकती है। बूढ़ा आदमी वांग उम्र के साथ और भी अधिक अनुभवी हो गया था, और मारक शक्ति के मामले में वह वांग एर से भी अधिक खतरा था। यहाँ तक कि अगर उसे असली उत्पाद मिल भी जाता, तो बूढ़े आदमी वांग ने वांग दा को सूचित किया होता, और वांग दा को तुरंत फेंग युआन की जानकारी मिल गई होती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इससे कैसे निपटता, वह छाया में ही रहेगा जबकि फेंग युआन खुले में रहेगा। वांग दा को स्थिति पर नियंत्रण रखने का लाभ मिलेगा। अच्छा हुआ कि मैंने उन्हें शुरू में ही मार दिया। चाहे कुछ भी हो, मुझे स्थिति को अपने नियंत्रण में रखना होगा। इस तरह अगर मुझे असली वस्तु नहीं भी मिलती है, तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं होगा और मैं अन्य शिकारियों से भी छीन सकता हूँ। बूढ़े आदमी वांग और उस लड़की को मारने के कारण वांग दा को मेरी खुफिया जानकारी प्राप्त करने में बहुत समय लगा। कहने की जरूरत नहीं कि उन 2 युवा शिकारियों को पहले ही चुप करा दिया गया होगा। फेंग युआन ने अपने दिल में इसकी पुष्टि की। वहां केवल कुछ ही लोग थे जो स्थिति को जानते थे, और वांग दा जियांग हे पर हमला नहीं करेंगे।
एक बार जियांग ही मर गया तो कबीला जांच के लिए लोगों को भेजेगा, लेकिन यदि वे दो शिकारी पहाड़ पर गायब हो गए तो हेरफेर करना आसान था। जियांग ही ऐसी घटना का खुलासा नहीं करेगा क्योंकि इससे कबीले के लोग उसके बारे में मूल्यांकन पर असर डालेंगे और यहां तक कि वह स्थिति को छुपा भी देगा। फेंग युआन के विचार पेड़ के घर में हर जगह उड़ रहे थे। अपने पिछले जीवन से प्राप्त ज्ञान के साथ फेंग युआन वांग दा के अस्तित्व को महसूस कर सकता था, लेकिन उसकी ताकत कैसी थी? फेंग युआन ने वांग दा को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके पास जो जानकारी थी उससे वह बहुत कुछ विश्लेषण कर सकता था। साहस शक्ति के आधार पर निर्मित होता है। उसने मेरी जानकारी एकत्र कर ली थी और अब भी मुझसे बदला लेना चाहता है। इस आत्मविश्वास के साथ उसकी साधना अवश्य ही रैंक 1 से ऊपर होगी। इन 3 वर्षों में वह 3 लाल घेरे वाले क्षेत्रों में घूमता रहा था तथा 3 कबीले गांवों के किनारे रहता था। लगभग हर दिन उसे पकड़े जाने और निष्कासित किए जाने के खतरे का सामना करना पड़ता था। इससे पता चलता है कि उसके पास बाहर घूमने की ताकत नहीं है और बाहर घूमने के लिए रैंक 3 की साधना की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि प्रथम मूल्यांकन में वह रैंक 2 है। फेंग युआन की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी। समय की गिनती करें तो वह 3 साल तक गायब रहा और अब रैंक 2 पर पहुंच गया है, इसलिए उसे बी या सी ग्रेड की प्रतिभा होना चाहिए और उसके एपर्चर में लगभग 40 to 70% आदिमसार होना चाहिए। इन 3 वर्षों में वह जीवित रह सकता है और साथ ही जियांग ही की निगरानी के बावजूद घर पर रह सकता है, इसलिए उसे काम पर एक गुप्त प्रकार के गू कृमि की आवश्यकता है। गू मास्टर के लिए जानकारी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। यद्यपि फेंग युआन के पास कोई खोजी प्रकार का गू कृमि नहीं था, फिर भी अपने अनुभव और ज्ञान के साथ वह वांग दा के साधना स्तर और गू कृमियों को अत्यधिक प्रशंसनीय स्तर तक बलपूर्वक उलट सकता था। बहुत जल्दी ही उसके मन में रैंक 2 के राक्षसी गुट के गू मास्टर की छवि उभरी, जो अपने परिवार की हत्या की घृणा लिए हुए था और अपने बदला लेने वाले लक्ष्य को मारने के लिए कहीं छिपा हुआ था। मैं दूसरों को मार सकता हूं, दूसरे भी स्वाभाविक रूप से मुझे मारने आ सकते हैं। ये कुछ भी नहीं है। फेंग युआन हल्के से हंसा। इस दुनिया में किसी को भी जीने का अधिकार है और किसी को भी मरने का मौका है। जो लोग हत्या करते हैं उन्हें अवश्य ही मारा जाएगा। चूंकि उसने हत्या की है, इसलिए उसे मारे जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। यदि उसे ऐसे ही मारा गया है तो वह ऐसे ही मरेगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है और निश्चित रूप से इसका कोई अफसोस भी नहीं है। यही वह रास्ता था जिसे उन्होंने चुना। इस बिंदु पर फेंग युआन के पास पहले से ही महान संकल्प था। ये राक्षसी रास्ते का संकल्प है। वांग एर मुझे मारना चाहता है, तो इस मध्य वर्षीय परीक्षा में यह निश्चित रूप से सबसे अच्छा मौका है। सामान्यतः विद्यार्थी गांव में ही रहते हैं तथा अपनी द्वितीय श्रेणी की साधना के कारण वह गांव में नहीं घुस सकता, अर्थात मृत्यु को आमंत्रित करना है। शायद उसने सोचा होगा कि मैं शिकार करने बाहर आ सकता हूं, लेकिन किंग माओ पर्वत इतना विशाल है, उसे अकेले ही अपने निशान छिपाने होंगे और मुझे भी खोजना होगा। ये बहुत कठिन है। अब जब यह मौका आया है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह हमला करेगा। वह दूसरे दर्जे का गू मास्टर है और वह 3 वर्षों से संघर्ष कर रहा है, खतरे और अज्ञात जीवन जी रहा है। एक राक्षसी गुट गू मास्टर ने उसे इस तरह पोषित किया है। मेरी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ मैं निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे बचने की कोई संभावना नहीं है। पलायन। फेंग युआन ने तुरंत निर्णय लिया। यदि जीवित रहना है तो कोई भी चीज बेशर्मी से कम नहीं है, इसलिए यदि वह इससे लड़ नहीं सकता तो भाग जाए। एक गू मास्टर के लिए अचानक सफलता पाना लगभग कभी भी संभव नहीं होता। उच्चतर क्षेत्र के विरुद्ध लड़ाई संभव है, लेकिन यह इस आधार पर संभव है कि गू मास्टर के पास विशेष गू कृमि हैं। फेंग युआन के पास अनेक गू कृमि थे, लेकिन स्प्रिंग ऑटम सिकाडा शीत निद्रा में था और प्रयोग के लायक नहीं था, जबकि लिकर कृमि, व्हाइट बोआ गू, लिटिल लाइट गू और मूनलाइट गू उच्च क्षेत्र से लड़ने के लिए तुरुप के पत्ते नहीं थे। स्पष्टतः ये जानते हुए कि दुश्मन अपराजय है, फिर भी मृत्यु तक लड़ने का संकल्प करना एक मूर्खतापूर्ण, उग्र खून वाला व्यवहार है। यदि वह जीत भी जाए तो भी उसे भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। फेंग युआन अपने पूरे जीवन में ट्रम्प कार्ड के साथ भी सतर्क रहता है, और यदि जीत की संभावना कम होती है तो वह युद्ध से बचना पसंद करता है। वह स्थिति पर नियंत्रण रखना पसंद करता था तथा अपनी संभावनाओं को चरम सीमा तक बढ़ाने के लिए बेईमान तरीकों का प्रयोग करता था। वह निश्चित लड़ाइयां लड़ना पसंद करता था। जब उसके पास कोई विकल्प नहीं होता तभी वह जोखिम भरी लड़ाई में शामिल होता है। इस प्रकार उसका पसंदीदा काम कमजोर लोगों को धमकाना और उनसे संसाधन छीनकर मजबूत बनना था। वह इतना शक्तिशाली होता है कि अपने शत्रुओं से आगे निकल जाता है और उसके बाद कमजोरों को धमकाते हुए उन पर रौंद डालता है। इसमें बेशर्मी जैसी कोई बात नहीं है। जो लोग सिर्फ अपनी बहादुरी साबित करने के लिए चुनौतियों का सामना करते हैं और मजबूत दुश्मनों से मौत तक लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, वही असली मूर्खता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस गुणवत्ता की प्रशंसा और अनुशंसा की गई है,
क्योंकि किसी भी संगठन को सत्ता में बैठे लोगों के हितों की रक्षा के लिए व्यक्ति के बलिदान की आवश्यकता होती है। ये जानने के लिए बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि जीवित रहना सभी गतिविधियों के लिए पूर्वापेक्षित है। जीवित रहने के लिए तथा अपने दिल की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये व्यक्ति का सबसे बड़ा साहस है। जो लोग आकांक्षा के लिए मरते हैं वे मूर्ख हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए बेशर्मी से जीवित रहने वाले वे सच्चे बहादुर योद्धा हैं। पृथ्वी पर हान शिन 1 को किसी के पैरों के बीच से रेंगने की शर्म सहनी पड़ी। काओ काओ 2 को तब तक पीछा किया गया जब तक कि उसने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली और अपने वस्त्र फाड़ लिए। युवांग 3 को जीवित रहने के लिए अपनी वफादारी व्यक्त करने के लिए मल खाना पड़ा। इसीलिए सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा को छोड़ो। संगठन चाहे कोई भी हो, वे ऐसी मूल्य प्रणाली की सराहना करेंगे। जितना अधिक बलिदान की आवश्यकता होगी उतना ही अधिक उन्हें सेना की तरह पदोन्नत किया जाएगा। मुझे किस दिशा में जाना चाहिए? वह दिशा जहां वांग दा से मुठभेड़ की संभावना सबसे कम है। फेंग युआन के दिमाग में एक नक्शा उभरा। वांग दा को पहले से ही पता है कि मेरे पास जानवर की खाल का नक्शा है, अब उसे जंगल में छिपना चाहिए। नक्शे पर जंगली सुअरों के वितरण को देखकर मुझे खोजना चाहिए। मैं इन स्थानों पर नहीं जा सकता, इसलिए जीवित रहने के लिए मैं केवल उल्टी दिशा में ही चल सकता हूँ। ये सोचते हुए फेंग युआन के दिमाग में एक थोड़ा पागलपन भरा रास्ता उभरा। पहाड़ के जंगल में सूर्यास्त के तहत पेड़ों की छायाएं ओवरलैप हो गई और जंगली घास बहुतायत में उगाई। गहरे अंधेरे में छिपी हुई 2 जोड़ी रक्तवर्ण आंखें। उसकी आंखें घृणा और क्रोध से जल रही थीं, मानो उसे सुनामी से भी नहीं बुझाया जा सकता था। फेंग युआन, मैंने अंततः तुम्हें ढूंढ लिया। वांग दा ने दांत पीसते हुए मुंह से शब्द निकाले। उसकी निगाह के सामने कुछ ही दूरी पर दुबले पतले शरीर और पीले चेहरे वाला एक युवक जंगल में जा रहा था। अपने दुश्मन के नजदीक होने के कारण वांग दा ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि अपनी नज़र कई अन्य स्थानों पर घुमा ली। इनमें से प्रत्येक स्थान पर एक निरीक्षक गू मास्टर छिपा हुआ था। धोखाधड़ी को रोकने और चोटों के तत्काल उपचार के लिए पास के क्षेत्र में लगभग कुछ दर्जन रैंक 2 गू मास्टर्स छिपे हुए थे। यहां तक कि रैंक 3 के कबीले के बुजुर्ग ऊंचे पहाड़ों पर किले को संभाले हुए थे। वांग दा ने सावधानीपूर्वक जंगल में घूमकर बहुत सारी खुफिया जानकारी एकत्र की। मैं फेंग युआन को मारना चाहता हूं, इसलिए मुझे पहले इन 3 गू मास्टर्स से छुटकारा पाना होगा। अन्यथा जब मैं स्वयं को दिखाऊंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा। शायद आश्चर्य से मैं फेंग युआन को मार सकता हूं, लेकिन वहां से मेरा पीछा करने वाले गू मास्टर्स द्वारा भी मुझे मार दिया जाएगा। मेरे पास द्वितीय श्रेणी की मध्य अवस्था की साधना है तथा मेरे शरीर में 50% आदिम सत्व है। मुझे पहले कार्य करना होगा और इन 3 गू मास्टर्स को मारना होगा। ये कठिन है। मुझे बहुत ही कम समय में लगातार हड़ताल करनी है। अन्यथा जब वे अपने साथियों को मृत पाएंगे तो वे सतर्क हो जाएंगे और मेरे निशान उजागर हो जाएंगे। छाया अनुयायी गू। वांग दा ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल में पुकारा। तुरंत ही उसका शरीर अंधकार में ढक गया और पेड़ों की छायाओं के बीच घूमने लगा। सब शांत था। पास ही एक घनी झाड़ी में गुयू कबीले का रैंक 2 का गू मास्टर ऊब के कारण जम्हाई लेते हुए अंदर फैला हुआ था। इन जूनियर छात्रों के साथ रहना बहुत उबाऊ है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई नानी हूं। इस गू मास्टर ने धीरे से शिकायत की। उस छाया को महसूस नहीं कर पा रहा था जो धीरे धीरे उसके चारों ओर रेंग रही थी। छाया से बाहर निकले हड्डियों वाले हाथों की जोड़ी। हाथों का ये जोड़ा अत्यंत पीला था। जोड़ बड़े थे और 10 नाखून नुकीले और लंबे थे। नाखून गहरे बैंगनी रंग के थे और उनसे हल्की मछली जैसी गंध आ रही थी। ये कैसी गंध है? गुयू कबीले के गू मास्टर ने अवचेतन रूप से भौहें सिकोड़ते हुए सूंघ लिया। वह सिर्फ जांच करना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वांग दा सांप की तरह झपटा, बिजली की गति से हमला करते हुए। एक हाथ से गू मास्टर के मुंह और नाक को ढक दिया गया, जबकि दूसरे हाथ से उसकी पीठ की ओर छाया से वार किया गया। उसके गहरे बैंगनी नाखून ब्लेड की तरह तीखे थे। उसकी उंगलियां आसानी से गू मास्टर के शरीर में प्रवेश कर उसके दिल तक पहुंच रही थीं। नाखून जहरीले थे और उसी क्षण उन्होंने हृदय पर आक्रमण कर दिया। रक्त के माध्यम से ये बात गू मास्टर के पूरे शरीर में फैल गई। गू मास्टर का शरीर अकड़ गया और उसमें जीवन के सभी लक्षण समाप्त हो गए। यद्यपि वे दोनों ही द्वितीय श्रेणी के गू मास्टर थे, फिर भी एक ने तैयारी के साथ अचानक हमला कर दिया था, इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले ही वह समाप्त हो गया था। मैंने अपने आदिम सार का 10% उपयोग कर लिया है, 40% बचा है। वांग दा ने अपना एपर्चर चेक किया और एक बार फिर छाया में विलीन हो गए। कुछ ही क्षण बाद चट्टान के पीछे छिपे दूसरे गू मास्टर पर भी उसका हमला हुआ। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसकी आंखें पिन के आकार की हो गईं। विष ने उसके शरीर पर आक्रमण कर दिया और शीघ्र ही उसका रंग बैंगनी हो गया तथा उसकी नाक से बैंगनी रक्त की 2 धाराएं बहने लगीं। 30% बचा है। वांग दा ने फिर से छाया में बदलते हुए चुपचाप मंत्रोच्चार किया। कौन है भाई? तीसरा गू मास्टर एक विशाल पेड़ के ऊपर एक पेड़ की शाखा पर छिपा हुआ था।
निर्णायक क्षण में उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, और जिस समय वांग दा ने वार किया, उसने पलटकर उन 2 जहरीले हाथों को पकड़ लिया। धत तेरी की! वांग दा भयावह ढंग से हंसा, उसके 10 नाखून पागलों की तरह बढ़ गए, एक बार में 5 सेंटीमीटर लंबे हो गए, गू मास्टर की बांह पर वार किया और उसकी त्वचा को छेद दिया। उसकी बांह से खून बहने लगा और खून का रंग शीघ्र ही गहरे बैंगनी रंग में बदल गया। ये प्रेम जीवन अलगाव है। तीसरे गू मास्टर ने ये देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। बैंगनी जहर ने पहले ही उसके चेहरे को संक्रमित कर दिया था। वह जानता था कि उसके अंदर विष प्रतिरोधक गू कृमि नहीं है और वह निश्चित रूप से मर चुका है, इसलिए उसने अपने चेहरे पर दृढ़ संकल्प दिखाया और चिल्लाया, तो फिर चलो हम साथ साथ मरते हैं। उसने अपना मुंह खोला और अपनी जीभ बाहर निकाली। उसकी जीभ पर एक अर्धचंद्राकार टैटू था, यह मूनलाइट गू था। एक चंद्र ब्लेड निकला और वांग दा के दाहिने कंधे को चीरता हुआ उसकी पीठ से बाहर आ गया। खून फैल गया। वांग दा ने बड़बड़ाते हुए कहा, उनका शरीर थोड़ा हिल रहा था, लेकिन गू मास्टर पहले ही मर चुके थे और जीवन का थोड़ा सा अंश बचा था। सही है, ये प्रेम जीवन अलगाव है। वांग दा पेड़ की शाखा पर खड़े होकर धीरे धीरे खड़े हुए, एक कड़वी मुस्कान दिखा रहे थे। प्रेम जीवन पृथक्करण, रैंक 2 गू कृमियों में नंबर 1 जहर। इसे परिष्कृत करने के लिए रैंक 1 जीवन श्वास घास, विधवा मकड़ी, लाल सुई बिच्छू और एक प्रेमी के दिल की जरूरत है। इस गू कृमि को परिष्कृत करने के लिए वांग दा ने अपनी पत्नी को मार डाला, जो उससे बहुत प्यार करती थी, और उसका दिल निकाल लिया। ये सब जीवित रहने के लिए है, मैं केवल शक्ति ही चुन सकता हूँ। यह मेरे राक्षसी मार्ग का समाधान है। वांग दा की आंखें लाल थीं और वह पास खड़े युवक को घूर रहे थे। मैंने प्रेम करना छोड़ दिया था और मेरे पास केवल रिश्तेदारी बची थी, लेकिन तुमने उसे भी मुझसे छीन लिया। फैंग युआन, वह धीमे स्वर में बोला, मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो। मारना! वांग दा ने पेड़ की शाखा से हवा में छलांग लगाते हुए गुर्राहट की। जैसे ही वह अपने प्राणघातक शत्रु के निकट पहुंचने वाला था, अचानक कहीं से 3 चंद्र ब्लेड निकल आए और उसे बीच में ही रोक लिया। चौथा गू मास्टर क्यों है? वांग दा का दिल बैठ गया। उसने अपने शरीर को हवा में जोर से घुमाया तथा 2 चंद्र ब्लेडों से बचते हुए खुद को छोटा कर लिया। शेष बची एक गोली, जिससे वह बच नहीं सका, उसके बाएं पैर में लगी। टकराना! वांग दा जमीन पर गिर पड़े और अपना सिर नीचे झुकाकर अपने बाएं पैर को देखने लगे। वहां एक गहरा और लंबा घाव था, जिससे खून बह रहा था। लानत है! वांग दा ने अपने दांत पीस लिए। उसका दिल सोच रहा था, छाया अनुयायी गू। तुरंत ही वह एक काली छाया में बदल गया तथा उसकी गति बहुत बढ़ गई और वह बिना किसी आवाज के पीछे की ओर बढ़ने लगा। इस पल एक गू कीड़ा कहीं से उड़कर आया। उसी समय एक बूढ़ी और थकी हुई आवाज सुनाई दी, फ्लैश ब्लिंक गू, विस्फोट हो गया। आदेश मिलते ही गू कीड़ा फट गया और एक चमकदार सफेद रोशनी में बदल गया। सफेद रोशनी अपरिहार्य थी, जो अचानक प्रकट हुई और पूरे अंधेरे जंगल को उज्ज्वल बना दिया। आह! वांग दा चिल्लाया। उसका शरीर जो छाया में बदल गया था, तेज रोशनी में कहीं छिप नहीं सका और अपने मानव रूप में वापस आ गया। यद्यपि फ्लैश ब्लिंक गू केवल रैंक 1 था और एक उपभोज्य प्रकार भी था, ये वांग दा के छाया अनुयायी गू का पूर्ण प्रतिरूप था। जब प्रकाश द्वारा अंधकार को दूर कर दिया गया, तो रैंक 2 छाया अनुयायी गू को पुनः उपयोग में लाने से पहले 3 घंटे आराम करने की आवश्यकता थी। प्रकृति में सभी प्राणी समान हैं, एक दूसरे का विरोध करता है। यद्यपि छाया अनुयायी गू में बहुत मजबूत गुप्त क्षमताएं थीं, लेकिन इसमें एक बड़ी कमजोरी भी थी। जब उनका प्रतिवाद किया गया, तो वांग दा का दिल घाटी की तह तक डूब गया। ये चौथा गू मास्टर अधिक अनुभवी था। न केवल वह जानता था कि किस गू का उपयोग करना है, बल्कि उसने खुद को भी अच्छी तरह से छुपाया था, एक सच्चा दुश्मन। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वांग दा अब छाया अनुयायी गू का उपयोग नहीं कर सकते थे, इस प्रकार उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मैं गू यू सो हूँ, लड़के, अगर तुम अभी आत्मसमर्पण कर दोगे, तो मेरा कबीला अभी भी तुम्हारी जान बख्श सकता है। एक सफेद बाल, चांदी दाढ़ी वाले रैंक 2 गू मास्टर वांग दा की दृष्टि के सामने प्रकट हुए। मुझे छोड़ दो, मैं पहले तुम्हें मार दूंगा। वांग दा को पता था कि अगर इसे घसीटा गया, तो उससे निपटने के लिए और अधिक गू मास्टर आ जाएंगे। उसे जल्द से जल्द इस चौथे गू मास्टर को मारना था। मेरे आदिम सार में केवल 20% बचा है, चाहे वह बदला लेना हो या अपने जीवन को बचाना हो, मुझे पहले इस दखल देने वाले बूढ़े को मारना होगा। वांग दा ने अपना हौसला बढ़ाया और गू यू सो की ओर कूद पड़े। गू यू सो ने नाक भान सिकोड़ी। उसका पूरा शरीर, चाहे वह बाल हो या रोमछिद्र, पागलपन की हद तक बढ़ गए और एक दूसरे में गुंथ गए, और पलक झपकते ही नुकीली डिजाइन वाला बर्फ जैसा सफेद युद्ध कवच बन गया। ये परिवर्तन देखकर वांग दा के हाव भाव बदल गए। अनुभवी गू मास्टर शाही की तरह था, जिसके कारण वांग दा को पता नहीं था कि कैसे प्रहार करना है। उनका रैंक 2 का शक्तिशाली जहर गू लव लाइफ सेपरेशन, हालांकि जहर बेहद शक्तिशाली और घातक था, लेकिन इसमें शक्तिशाली हमला करने की क्षमता नहीं थी। ये केवल छिपकर हमला करने के लिए ही प्रयोग करने योग्य था।
वांग दा के पास केवल लव लाइफ सेपरेशन और शेडो फॉलो गू था। यदि उसके पास रक्षात्मक गू कृमि होता तो वह मून ब्लेड से नहीं टकराता। अगर मैं तुमसे निपट नहीं सकता तो मैं सबसे पहले फेंग युआन को मार डालूंगा। वांग दा मूर्ख नहीं था। 3 वर्षों के जीवन ने उसे चालाक और निर्दयी बना दिया था। वह तेजी से आगे बढ़ा और गू यू सोउ के पास पहुंचा तथा उसके परिवार की हत्या के अपराधी पर हमला कर दिया। सपने देखते रहो। गू यू सो ने अपने आदिम सार को सक्रिय किया और उसके कांटों वाले शरीर से तुरंत 2 तीखे पिन निकले जो घूमते हुए वांग दा की ओर 5 से 6 मीटर तक उड़े। वांग दा का शरीर खिसक गया और वे बाल 2 बर्फ सफेद कांटों से बच गए। उसके हाथों पर 10 नाखून आधे हथेली लंबे थे, बैंगनी और गहरे रंग के, कोहरे के कारण उनमें जहर फैल रहा था। मरना। वांग दा पहले से ही युद्ध से पागल हो चुका था। वह अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते हुए पागलों की तरह हंस रहा था। उसकी आंखों में फेंग युआन का चेहरा सदमे और घबराहट से भरा था। हत्या की मंशा वांग दा के दिमाग पर हावी हो गई थी। वह लगभग खुद को फेंग युआन की त्वचा में छेदते हुए सुन सकता था और उसकी आक्रोश भरी अंतिम सांसें भी। आप चाहें। ये देखकर कि वह सफल होने वाला था, एक अन्य व्यक्ति वहां आ गया और उसने वांग दा का रास्ता रोक दिया। 5वां गू मास्टर पास से दौड़कर आया। क्या ये वास्तव में प्रेम जीवन अलगाव है? यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति वांग दा के पागलपन भरे और क्रूर व्यवहार से अप्रभावित था। रॉक स्किन गू। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना आदिम सार सक्रिय कर दिया। लाल स्टील का आदिम सार धुएं की तरह बाहर निकलने लगा। उसकी नंगी भुजाएं तुरंत पीले से भूरे सफेद रंग में बदल गईं। उसी समय उसकी दोनों भुजाएं गुब्बारे की तरह फैल गईं, जिससे एक बड़ी और मोटी चट्टान जैसी भुजा बन गई। जैसे जैसे दोनों पक्ष करीब आते गए, वांग दा की अभिव्यक्ति अधिक विकृत और पागल होती गई। मध्यम आयु वर्ग के गू मास्टर के चेहरे पर गंभीर भाव थे जब उन्होंने वांग दा को पकड़ने के लिए दोनों हाथ बढ़ाए। मुझे इस गति से पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? वांग दा ने उपहासपूर्ण भाव दिखाया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के अंग मोटी चट्टान की खाल से ढके हुए थे, यहां तक कि वांग दा के नाखून भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। लेकिन हथियार वास्तव में बहुत भारी और धीमे थे। फेंग दा को लगा कि वह आसानी से उनसे बच सकता है। वास्तव में जेड पवन पहिया। मध्यम आयु वर्ग के गू मास्टर चिल्लाए और अचानक जेड रंग के चक्रवातों की एक जोड़ी उनके पत्थर वाले हाथ के चारों ओर बांह की पट्टियों की तरह घूमने लगी। चट्टानी भुजा की गति तुरंत बढ़ गई। ये कैसे हो सकता? उर्ग। वांग दा का चेहरा सदमे में था क्योंकि वह चट्टान की भुजा से टकराकर उड़ गया था। मध्यम आयु वर्ग के गू मास्टर युद्ध में अनुभवी थे। अगर उन्होंने शुरू से ही मधुमक्खी गू जेड विंड व्हील का इस्तेमाल किया होता तो वांग दा इतनी आसानी से नहीं गिरते। वांग दा चट्टान की भुजा से उड़कर जमीन पर गिर पड़े। जिस छाती पर चोट लगी थी उसमें दर्द हुआ। उल्टी। वह बड़ी मुश्किल से उठा, लेकिन खून की उल्टी करने से खुद को नहीं रोक सका। 5% आदिम सार बचा है, मैं मरने वाला हूं। वह जोर से हंसते हुए अपना छेद जांचने लगा। फेंग युआन को अपने पास देखकर उसके चेहरे पर पागलपन भरा संकल्प दिखा। भले ही मैं मर जाऊं, तुम मेरे साथ आओगे। आह। उसने अपनी चोटों की परवाह न करते हुए बाहर की ओर दौड़ लगा दी। उसे रोको। मध्यम आयु वर्ग के गू मास्टर एक शुद्ध निकट दूरी के योद्धा थे, जिनके पास लंबी दूरी की गू नहीं थी, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। बूढ़ा गू मास्टर पहले ही आ चुका था। उसके शरीर के सफेद बाल उंगली के आकार के सर्पिल में बदल गए थे और वे फुर्तीले सांपों की तरह उड़ रहे थे, 5 से 6 मीटर तक फैल रहे थे और पीछे से पहुंचकर वांग दा के शरीर को भेद रहे थे। लेकिन वांग दा को इसकी परवाह नहीं थी। वह बिना परवाह किए बाहर निकल गए। मरना। वह जोर से चिल्लाया। उसके 10 नाखून पहले से ही 50 सेंटीमीटर लंबे थे। मध्यम आयु वर्ग के गू मास्टर ने पीछा किया और यह दृश्य देखकर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि वह अब इसे रोक नहीं सकता था। ये देखकर कि वांग दा अपना रास्ता पाने वाला था, दूसरी ओर से एक चमकदार नीली जेड रोशनी फूट पड़ी। जेड स्किन गू। जीवन और मृत्यु के दबाव में फेंग जेंग जोर से चिल्लाया। तुरंत ही उसकी त्वचा जेड त्वचा की एक मजबूत परत से ढक गई। वांग दा की उंगलियां चाकू की धार की तरह थीं, जो उस पर वार कर रही थीं। हालांकि लव लाइफ सेपरेशन में मजबूत हमला करने की क्षमता नहीं थी, जेड स्किन गू केवल रैंक 1 गू कीड़ा था और उसके नाखूनों को रोक नहीं सकता था। चीख। बुजुर्ग गू मास्टर ने जब फोंग जेन को मरते देखा तो वह उन्मत्त होकर चिल्लाया और उसकी आंखें फैल गईं। और भी अधिक बर्फ जैसी सफेद सुइयां बाहर निकली और वांग दा के शरीर में घुस गईं। उसके बाद सुइयां सांपों की तरह काम करने लगीं, पहले उसकी पीठ से छाती तक, फिर उसकी गर्दन, बाहों और पैरों के चारों ओर घूमती रहीं। वांग दा के शरीर से उबलता हुआ खून बहने लगा, जिससे सफेद बाल तुरंत लाल हो गए। उसका पूरा शरीर सफेद बालों से ढका हुआ था, ठीक उस जंगली सुअर की तरह जो हरे बांस की कीलों के जाल में फंस गया था, जिससे उसका आक्रमण रुक गया और वह हिलने में असमर्थ हो गया। उसे तीव्र चक्कर आने जैसा अनुभव हुआ। वांग दा दयनीय ढंग से हंसा। वह जानता था कि मृत्यु निकट है। कितना असंतोषजनक।
उनकी दृष्टि धुंधली हो गई थी और उनकी मृत्यु के समय उनके जीवन की सबसे ज्वलंत स्मृति पुनः उभर आई। वान एर। उसने अवचेतन रूप से अपनी पत्नी का नाम पुकारा, जबकि उसके हाथ में रखा चाकू उसके शरीर में घुस गया था। क्यों? उसकी पत्नी ने वांग दा की ओर देखा। उसके खूबसूरत चेहरे पर उलझन और हैरानी साफ झलक रही थी। वह वांग दा की आंखों में घूर रही थी। वांग दा की आंखें लाल थीं, उनका शरीर कांप रहा था और उनके मुंह से निकला, माफ करना। उसकी पत्नी हल्की सी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान प्रेम से भरी हुई थी। वहां नफरत की एक भी बूंद नहीं थी। मैं समझती हूं, उसने कहा। वह मरने से पहले अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर आखिरी बार वांग दा के चेहरे को छूना चाहती थी, लेकिन बीच में ही उसका हाथ छूट गया। अपनी पत्नी के दिल की खातिर उसकी हत्या करना और प्रेम जीवन अलगाव को परिष्कृत करना। तब से उसमें शक्ति आ गई और वह राक्षसी मार्ग पर चल पड़ा। क्या आपको कोई पछतावा है? उस दिन के बाद से वह लगातार अपने आप से यही सवाल पूछता रहा। मुझे इसका अफसोस है। उसे इतना पछतावा हुआ कि वह मरना ही बेहतर समझता था, इसलिए उसने शपथ ली कि उसे अपने शेष परिवार के सदस्यों की रक्षा करनी है। लेकिन अगर मुझे फिर से शुरुआत से शुरू करने का मौका मिले, वान एर, तो मैं फिर भी वही करूंगा। वांग दा की लाल आंखों से भावुक आंसू बह निकले। फैंग जेंग ने उसे घूर कर देखा। उसका शरीर जैद प्रकाश से चमक रहा था। शुरू से अंत तक वह गहरे भ्रम और संदेह में रहा। एक अपरिचित गू मास्टर पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ा और उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। लेकिन फैंग जेंग उसे नहीं जानता था। घने मौत के आभामंडल के नीचे फैंग जेंग एक इंच भी हिल नहीं सका। उसका दिमाग खाली था क्योंकि उसने केवल अवचेतन रूप से जैड स्किन गू को सक्रिय किया था। वांग दा के नाखूनों ने जैड की त्वचा को छेद दिया और 1 सेंटीमीटर अंदर तक घुस गए, लेकिन इसके बाद वे आगे नहीं बढ़े। उसकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो वे आंसू से भरे हुए थे। इसका ऊपर फैंग जेंग की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें अपना ध्यान खो बैठी और वह खोखला लग रहा था। तभी उसे तेज चक्कर आने लगा। प्लॉप। वह भी जमीन पर गिर पड़ा। प्रेम जीवन अलगाव, सबसे मजबूत रैंक 2 जहर। यद्यपि जहर पूरी जैद त्वचा को भेद नहीं पाया, परंतु जहर पहले ही उसके शरीर में प्रवेश कर चुका था। एक हाथी जितना विशालकाय जंगली सुअर कीचड़ में पड़ा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, आधा घुटनों के बल और आधा लेटा हुआ। मिट्टी से निकले हुए 2 दांत तीखे ब्लेड की तरह चमक रहे थे। गोधूली का प्रकाश उसके गहरे काले फर पर प्रतिबिंबित हो रहा था। उसका विशाल पेट सफेद था और प्रत्येक सांस के साथ ऊपर नीचे हिलकर सूंघने जैसी ध्वनि पैदा कर रहा था। जंगली सुअर राजा। फैंग युआन उससे कई 100 मीटर दूर था, लेकिन फिर भी वह सावधानी से हवा की दिशा के साथ चल रहा था। भले ही मैं अब जंगली सुअरों को मार सकता हूं, लेकिन इस जंगली सुअर राजा के खिलाफ मैं केवल भाग सकता हूं। यहां तक कि एक औसत रैंक 2 गू मास्टर भी इसे नहीं मार सकता। यदि उसके शरीर पर गू कृमि नहीं है, तो वह इसका शिकार भी हो सकता है। जानवरों के राजा के शरीर में सामान्यतः गू कीड़े निवास करते हैं। जंगली सुअर राजा के शरीर पर सामान्यतः सुअर गू होता था, जैसे गुलाबी सुअर गू या फूल सुअर गू। सुअर प्रजाति के अलावा बीस्ट स्किन गू या स्पाइक फर कृमि भी हो सकते हैं। इस दुनिया में सभी प्रकार के गू कीड़े हैं। सामान्यतः गू कीड़े मजबूत जंगली जानवरों के शरीर में रहते हैं और जंगली जानवरों के साथ रहते हैं। जब जंगली जानवर पर हमला होता है, तो गू कीड़े खतरे को भांप लेते हैं और जंगली जानवर को शक्तिशाली दुश्मन का प्रतिरोध करने में सहायता करते हैं। इस जंगली सुअर राजा का शरीर बहुत बड़ा था और इसकी ताकत औसत जंगली सुअर से कहीं अधिक थी। फैंग युआन अकेले इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसके शरीर में कम से कम एक या उससे अधिक रहस्यमय गू कृमि थे। हालांकि इस बार फैंग युआन का साहसिक कार्य जंगली सुअर राजा को मारना नहीं था। ये वांग दा के पीछा से बचने के लिए था। वांग दा को पता था कि फैंग युआन के पास जानवर की खाल का नक्शा है, और फैंग युआन ने उस ज्ञान का अपने लाभ के लिए उपयोग किया। कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि जंगली सुअर राजा के खतरे वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। जंगली सुअर राजा यद्यपि खतरनाक था, फिर भी वह एक जानवर ही था और उसमें कोई मानवीय बुद्धि नहीं थी। बूढ़ा आदमी वांग एक नश्वर के रूप में इस जगह तक पहुंचने और सुरक्षित रूप से पीछे हटने का साहस कर सकता है, तो फैंग युआन ऐसा क्यों नहीं कर सकता? विपरीत दिशा में जाना यद्यपि खतरनाक प्रतीत होता है, लेकिन इसमें जीवित रहने का एक रास्ता छिपा हुआ है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगली सुअर राजा धीरे धीरे फैंग युआन से पीछे छूटता गया। मानचित्र पर ऐसा प्रतीत होता है कि फैंग युआन ने एक बड़ा वृत्त बनाया और लाल क्रॉस के चारों ओर घूमकर एक अवतल वक्र बनाया। अंततः वह उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां कई कबीले के बुजुर्ग रह रहे थे और वहीं पर मध्य वार्षिक मूल्यांकन कर रहे थे। 1 घंटे बाद घास के टुकड़ों से भरा एक युवक, जिसकी शर्ट कई जगहों से फटी हुई थी और पैर कीचड़ से भरे हुए थे, एक थैला लेकर पहाड़ी की ओर भागा। ये दयनीय दिखने वाला युवक फैंग युआन था। मैं अंततः सुरक्षित रूप से यहाँ वापस आ गया हूँ। इस स्थान पर मेरी रक्षा के लिए कबीले के बुजुर्ग मौजूद हैं और मेरी सुरक्षा सुनिश्चित है।
लेकिन मैं लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। फैंग युआन ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ गया। पहाड़ी पर एक साधारण तंबू था और दर्जनों छात्र पास में खड़े थे, जबकि अकादमी के सुरक्षाकर्मी जंगली सुअर के दांतों को अपने थैलों में रख रहे थे। यहाँ पर जो कुछ कबीले के बुजुर्ग थे वे गायब हो गए थे और केवल एक ही बचा था। वातावरण इतना अजीब क्यों है? फैंग युआन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उसे तीव्र अनुभूति हुई कि कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ है। जब वह तंबू के पास पहुंचा तो उसने छात्रों की चर्चा सुनी। क्या तुमने सुना? पहले एक हत्या हुई थी और कई रैंक 2 गू मास्टर्स मारे गए थे। क्या आप गंभीर हैं? यह सच है। मैं यहाँ जल्दी आ गया था और मैंने देखा कि गू यू फैनजेन को कई कबीले के बुजुर्गों ने जल्दी जल्दी उठा लिया था। गू यू फैनजेन बहुत बदकिस्मत है, उसे परीक्षा के दौरान ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। हे, तुम नहीं जानते हो। लक्ष्य फैनजेन था, क्योंकि वह एक ग्रेट प्रतिभा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मर जाएगा। भले ही वह न मरे, लेकिन वह प्रभावित होगा। हो सकता है कि चोट के बाद उनकी प्रतिभा कम हो जाए। फैंग युआन के कदम रुक गए। उसका हृदय स्पष्ट था और वह मामले की सच्चाई को समझ रहा था। वांग दा मुझसे निपटना चाहता था और अपने परिजनों का बदला लेना चाहता था। लेकिन जब मुझे पेड़ पर घर मिल गया तो मैंने अपना रास्ता बदल दिया और जंगली सुअर राजा की ओर चल पड़ा। वांग दा को इसकी उम्मीद नहीं थी और संयोगवश उन्हें फैंग जेंग मिल गया। उनकी जानकारी का स्रोत वे शिकारियों से आया था और उन्हें नहीं पता था कि मेरा एक जुड़वा भाई भी है। उसने गलती से फैंग जेन को ही मेरा समझ लिया और मुझे मारना चाहता था, लेकिन आसपास के गू मास्टरों ने उसे रोक दिया, जो उस क्षेत्र की रक्षा कर रहे थे। अभी सवाल यह है कि क्या वांग दा की मृत्यु हो गई है? फैंग युआन ने कसकर भौहें सिकोड़ी। वांग दा का सफलतापूर्वक भाग निकलना, वांग दा का पकड़ा जाना, वांग दा का मारा जाना, ये 3 संभावनाएं उनकी भविष्य की योजनाओं और कार्यों को बहुत प्रभावित करेगी। कुछ देर सोचने के बाद फैंग युआन ने अपनी मूल योजना का पालन करने का फैसला किया। अकादमी के बुजुर्ग की अभिव्यक्ति बदसूरत थी। फैंग जेन की वास्तव में हत्या कर दी गई थी। बिना किसी सुराग या सबूत के वह यह अनुमान नहीं लगा पाएगा कि फैंग जेन फैंग युआन का बलि का बकरा बन गया था, लेकिन उसने बाई कबीले और जियोन कबीले के बारे में सोचा। फैंग जेन पिछले 3 वर्षों से गू यू कबीले का एकमात्र ए ग्रेड प्रतिभा था। बाई कबीले और जियोन कबीले ने स्वाभाविक रूप से उसे बढ़ने नहीं दिया। उसे मारने के लिए एक हत्यारे गू मास्टर को भेजना और उसे मजबूत होने से रोकना, ये सामान्य बात थी। यहाँ तक कि गू युए कबीला भी कुछ ऐसा ही करेगा। गुप्त रूप से गू मास्टर्स को भेजना और अन्य 2 कबीले के प्रतिभाशाली छात्रों को निशाना बनाना। हत्यारे को मौके पर ही मार दिया गया, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि फैंग जेन की चोटें कैसी हैं। अकादमी के बुजुर्ग ने सोचा, और इस समय उनके परिचारक ने उन्हें कागज का एक टुकड़ा लाकर दिया। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य ने पेपर प्राप्त किया और बिना ध्यान दिए पढ़ते हुए कहा, इस वर्ष की परीक्षा के परिणाम इस प्रकार हैं। गू यू ची चेंग 16 दांत, गू यू मो बेई 14 दांत। आसपास के छात्रों का ध्यान आकर्षित किया गया। परिणाम स्पष्ट थे। डी ग्रेड के विद्यार्थी यदि एक साथ मिलकर काम भी करें तो भी वे केवल 3 से 4 दांत ही प्राप्त कर सकेंगे। बी और सी ग्रेड अधिकतम 8 से 9। जिनके पास 10 से अधिक दांत थे वे अच्छे प्रदर्शन करता थे। सबसे अच्छा था गू यू ची चेंग जिसके 16 दांत थे। अगला था मो बेई, और जहां तक फैंग जेन का सवाल है उसके पास 10 थे। गू यू ची चेंग ने एक आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति दिखाई। इस बार वह भाग्यशाली था और उसे 2 जंगली सुअरों का सामना करना पड़ा जो आपस में लड़ रहे थे, इस प्रकार उसे आसान इनाम मिल गया। गू यू मो बेई क्रोधित था, उसने ची चेंग को उससे आगे निकलने दिया। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य ने घोषणा की, इस प्रकार मैं घोषणा करता हूं कि इस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र है। रुको, इस समय फैंग युआन बाहर निकल आया। फैंग युआन, तुम देर से आए हो। परीक्षा 1 घंटे पहले समाप्त हो गई। नियमानुसार आपको जो जंगली सुअर के दांत मिलेंगे उनमें से सजा के तौर पर 4 दांत काट लिए जाएंगे। ची चेंग तुरंत चिल्लाया। फैंग युआन ने उसकी उपेक्षा की और अपनी पीठ पर रखे बैग को खोला, बैग के निचले हिस्से को पकड़ा और उसमें से सारा सामान बाहर निकाल दिया। टकरा जाना। उसके पैरों के पास जंगली सुअर के दर्जनों दांत एक ढेर में जमा थे। यह ची चेंग अपना मुंह खोले हुए देखता रहा। मो बेई और अन्य लोग उस ढेर को घूरते रहे। इतने सारे कैसे हो सकते हैं? ये बहुत ज्यादा है। अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने अविश्वास से फैंग युआन को देखा। फैंग युआन, क्या तुमने इन सब का शिकार किया? फैंग युआन ने अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए कहा, मैंने स्वयं केवल 1 दर्जन हाथी दांत का शिकार किया था, लेकिन मुझे एक थैला मिला जिसे शिकारियों ने छिपाया हो सकता है। इसके अंदर जंगली सुअर के कई दांत थे। मैंने इसके बारे में सोचा। परीक्षा में ये कहा गया था कि हमें 1 दिन के भीतर अधिक से अधिक दांत प्राप्त करने थे, और इसमें यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि हमें इसे स्वयं मारना होगा, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। जैसे ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया, भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। ये कैसे हो सकता है? बहुत भाग्यशाली। ये बहुत नकली है।
क्या प्रश्न लीक हो गए होंगे, इसलिए उसने धोखा दिया। अकादमी के बुजुर्ग ने कुछ देर तक फेंग युआन को घूर कर देखा, फिर घोषणा की, इस परीक्षा में फेंग युआन प्रथम है। परिवार के मुखिया के कमरे का माहौल भारी था। गु युबो आगे वाली सीट पर बैठे थे और अन्य दर्जन भर बुजुर्ग उनके बगल में दो पंक्तियों में बैठे थे, उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। गु युयाओ जी, आप हमारे कबीले में नंबर 1 चिकित्सक हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फेंग जेंग अब कैसा है? गु युबो ने कबीले के एक बुजुर्ग से पूछा। गु युयाओ जी एक बूढ़ी महिला थी जिनकी पीठ झुकी हुई थी और चेहरा पेड़ की छाल जैसी झुर्रियों से भरा था। वह 2 बार खांसते हुए धीरे से बोली, कबीले के मुखिया को रिपोर्ट कर रही हूं, स्थिति स्थिर हो गई है। फेंग जेंग की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन वह अभी भी सो रहा है। इस वजह से उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं आई। अच्छा है अगर प्रतिभा में कमी ना आए। गु युबो ने राहत की सांस ली और दंत कक्ष के बुजुर्ग से पूछा, क्या हत्यारे की स्थिति का आकलन किया गया है? दंत कक्ष का बुजुर्ग गु युयाओ जी जितना वरिष्ठ नहीं था और तुरंत अपना सिर नीचे करते हुए खड़ा हो गया। हाँ, 35 वर्षीय पुरुष, पहचान अज्ञात, संभवतः एक राक्षसी गुड गु मास्टर। उसके पास 2 गु कीड़े हैं, छाया अनुयायी गु और प्रेम जीवन पृथक्करण। गु युबो ने सिर हिलाया, लगता है ये एक हत्यारा है, प्रेम जीवन अलगाव। रैंक 2 नंबर 1 जहर, कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरे 3 गु मास्टर्स को मार सकता है। कबीले प्रमुख, हमें आगे जांच करनी होगी। यह या तो बाई कबीला है या जियोन कबीला। गु यू चिलियान चिल्लाया, उसकी आंखें लगभग आग की लपटों में बदल गईं। छाया अनुयायी गु, प्रेम जीवन अलगाव। ये बाई या जियोन कबीले के मोहरे की तरह नहीं है। वह शायद एक बाहरी राक्षसी गुट का गु मास्टर है, जो कुलों से जुड़ना चाहता है, इसलिए उसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए फेंग जेन की हत्या करने का निर्देश दिया गया है। वैसे भी, यह मामला निश्चित रूप से 2 कुलों से संबंधित है, गु युमो चेन ने ठंडे स्वर में कहा। सत्ता में रहने वाले ये 2 कबीले के बुजुर्ग, यद्यपि आपस में नहीं मिलते थे, लेकिन जब कोई बाहरी शत्रु सामने आता था, तो वे अपनी नफरत त्याग देते थे और एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ जाते थे। गु युबो ने सिर हिलाया, वह भी यही सोच रहा था। वांग दा 3 साल तक गायब रहे और उनका कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों ने सोचा कि वह मर चुका है, इसलिए उसकी पहचान एक रहस्य बन गई। गु यू के उच्च अधिकारियों को ये नहीं पता था, उन्हें नौकर की मौत से कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने अपना सारा ध्यान जियोंग और बाई कुलों पर केंद्रित कर दिया। इसी समय अकादमी का एक वरिष्ठ सदस्य अंदर आया। कबीले का नेता। वह चिंतित लग रहा था और बोलने ही वाला था कि गु युबो ने उत्तर दिया, अकादमी के बड़े, फेंग जेंग ठीक है, उसकी प्रतिभा अभी भी ए ग्रेड है। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य का चेहरा शांत हो गया। ओह हाँ, क्या अन्य छात्र सुरक्षित हैं? और इस परीक्षा के लिए उनके परिणाम कैसे हैं? फेंग जेंग कौन सा स्थान है? गु युबो ने सहजता से पूछा। अकादमी के बुजुर्ग ने सच सच उत्तर दिया, और जब उसने कहा कि फेंग युआन ने गलती से जंगली सुअर के दांतों का एक थैला उठा लिया था और उसे प्रथम स्थान मिला था, तो गु युबो की आंखें चमक उठीं। हॉल भी शांत हो गया। कबीले के बुजुर्गों ने मानो इसे महसूस कर लिया था। उन्होंने सूक्ष्मता से वातावरण का अवलोकन किया, और शुरू में जो घबराहट वाला वातावरण था, वह थोड़ा और विचित्र हो गया। चर्चा कक्ष में गु युबो गहरी अर्थपूर्ण आंखों के साथ नेता की सीट पर भावशून्य होकर बैठी थी। शेष 1 दर्जन से अधिक कबीले के बुजुर्ग सीधे बैठे थे और नीचे की ओर देख रहे थे, तथा केवल अपनी आंखों के कोने से आसपास के वातावरण को देख रहे थे और उनके हाव भाव से कुछ संकेत समझ रहे थे। माहौल नाजुक हो गया। फेंग युआन को प्रथम स्थान मिलना, इसके पीछे का गहरा अर्थ निश्चित रूप से सरल नहीं है। उन्होंने वास्तव में कहा कि उन्हें जंगली सुअर के दांतों से भरा एक थैला मिला है, यह अविश्वसनीय है। ये बैग किसी और ने तैयार किया होगा, फेंग युआन के लिए इसे स्वयं बनाना संभव नहीं है। इसका मतलब है कि कोई अंधेरे में फेंग युआन की मदद कर रहा है। इस वर्ष की अर्धवार्षिक परीक्षा पिछली परीक्षाओं से भिन्न है। हमें परीक्षा की निगरानी के लिए 10वीं रैंक 2 गुजरात मास्टरों को तैनात करना पड़ा। इस प्रकार इस परीक्षा की विषय वस्तु न केवल अकादमी के वरिष्ठों को पता है, बल्कि कबीले के कई वरिष्ठों को भी पता है। यदि कोई इस थैले को पहले से तैयार करना चाहता था, तो वह केवल यहाँ उपस्थित कबीले के बुजुर्ग ही हो सकते थे, या कबीले का नेता भी। कबीले के सभी बुजुर्ग चतुर लोमड़ी थे। वर्षों तक राजनीतिक क्षेत्र में रहने के बाद उन्हें तुरंत कई चीजें सूझीं। फेंग जेंग एक ए ग्रेड प्रतिभा था। अगर वह वास्तव में रैंक 4 तक पहुंच गया, तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये होगा कि वह अगला कबीले का नेता है। फेंग युआन फेंग जेंग का भाई है। भले ही वह केवल सी ग्रेड का हो, लेकिन उस रक्त संबंध के साथ वह निवेश करने लायक है। कबीले के नेता गु युबो के लिए, यदि वह गुप्त रूप से फेंग युआन की मदद करता, तो यह उसे उसके गुट में शामिल कर लेता, और फेंग जेंग के लिए, यह उसे नेता गुट के साथ बांधने के लिए एक अच्छा बेल्ट था। कबीले के बुजुर्गों के लिए, फेंग जेंग जो वर्षों से एकमात्र ए ग्रेड प्रतिभा है, पहले से ही कबीले नेता के गुट में शामिल हो चुका है। यदि उसे सचमुच पोषित किया जाता तो कबीले के नेता का गुट और भी मजबूत होता।
हालांकि अगर कबीले के बुजुर्गों ने रक्त संबंध की इस परत का उपयोग करके फेंग युआन को अपना बना लिया तो भविष्य में फेंग जेंग से निपटने के लिए यह एक अच्छा शतरंज का मोहरा होगा। इस प्रकार इस हॉल में 10 से अधिक लोग, उन सभी का उद्देश्य फेंग युआन की मदद करना था। लेकिन कौन? गु यू ची लियान ने गहराई से सोचा, मैंने फेंग युआन को भर्ती नहीं किया तो कौन उसकी गुप्त रूप से मदद करेगा? क्या ये मो चेन वह बुरा आदमी है? संभव है। हालांकि फेंग युआन ने अपने परिवार के नौकर को मार डाला, लेकिन वह सिर्फ एक नौकर था, भले ही वे सभी मर गए, इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि कबीले का नेता अधिक संभव है, उसने फेंग जेंग को शामिल किया, इसलिए यदि उसने फेंग युआन को भी भर्ती किया तो इससे फेंग जेंग पर उसका नियंत्रण बढ़ जाएगा। लेकिन पिछले वर्षों में वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा के दौरान उनकी भर्ती करने का नियम था। अब वर्ष के मध्य में ये कदम उठाना नियमों का उल्लंघन है। ये वास्तव में नियमों का उल्लंघन तो नहीं है, लेकिन यह वास्तव में एक अप्रत्याशित कदम है। आखिर कौन है जो फेंग युआन के बारे में इतना सोचता है, मुझसे भी ज्यादा? गु यू मो चेन भी सोच रहा था। सच्चाई यह है कि जब फेंग युआन ने गाओ वान को मार डाला और उसकी लाश भेजी तो उसने फेंग युआन के बारे में अपनी धारणा बदल दी और उसे भर्ती करने के बारे में सोचा। लेकिन ऐसी कार्रवाई केवल वर्ष के अंत में ही होती थी, जब विद्यार्थी अकादमी से स्नातक हो जाते थे। फेंग युआन को पहले से ही भर्ती किया गया था, जिससे मो चेन को आश्चर्य हुआ। गु यूबो की नज़र सत्ता में बैठे दो वरिष्ठ लोगों गु यू मो चेन और गु यू ची लियान पर केंद्रित थी। इस कबीले के नेता के पास अधिक अंतर्दृष्टि थी। फेंग युआन ने साफ झूठ बोला और प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस कार्य का अर्थ था निडर होना, इस प्रकार सभी को यह संकेत भेजना कि मैं फेंग युआन की रक्षा कर रहा हूं। वह अब मेरा सदस्य है और बेहतर होगा कि आप सब उसे न छुएं। तो फिर यह व्यक्ति कौन है? गु यू कबीले का राजनीतिक क्षेत्र 3 भागों में विभाजित था। कबीले नेता गुट के अलावा ये गु यू ची लियान का ची परिवार और गु यू मो चेन का मो परिवार था। गु यू बो को पता था कि उसने स्वयं फेंग युआन को भर्ती करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस प्रकार सबसे बड़ा संदिग्ध ची लियान और मो चेन थे। ये दोनों बुरे लोग, उनकी अभिनय क्षमता में सुधार हो रहा है। उनके हाव भाव देखकर मैं सचमुच कुछ नहीं बता सकता। मुझे मत बताइए कि यह वास्तव में वे नहीं है, बल्कि कोई अन्य छोटा गुट है। गु यूबो ने जांच करते हुए ध्यानपूर्वक देखा। वह नहीं जानता था कि सभी बुजुर्ग उसके जैसे ही थे, निरीक्षण करते, संदेह करते और निष्कर्ष निकालते। अकादमी का बुजुर्ग भी अनुमान लगा रहा था, लेकिन वह हमेशा राजनीति से बाहर एक तटस्थ स्थिति में रहा था, इसलिए उसके विचार सरल थे। तो फेंग युआन को एक कबीले के बुजुर्ग द्वारा भर्ती किया गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने जबरन वसूली करते समय फेंग जेंग, मोबेई और ची चेंग को छोड़ दिया। इसका मतलब है कि जिसने उसे भर्ती किया था वह या तो कबीले का नेता ची लियान था या मो चेन। यह अच्छी खबर है। इससे पता चलता है कि उसने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है और कबीले में एकीकृत होना शुरू कर दिया है। चाहे कुछ भी हो, अब वह कबीले का सदस्य है, इसलिए एक बार जब वह पूरी तरह से एकीकृत हो जाएगा तो वह अपना पूरा जीवन कबीले के लिए योगदान देगा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद गु यूबो को कोई और सुराग नहीं दिख रहा था, इसलिए वह बोला, आंख के बदले आंख। चूंकि दूसरे पक्ष ने फेंग जेंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, इसलिए हमारे गु यू कबीले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हम उन्हें दिखा देंगे। डार्क हॉल एल्डर, इस मामले के लिए एक योजना तैयार करें और बाद में मुझे रिपोर्ट करें। हाँ श्रीमान कबीले के नेता। डार्क हॉल के बुजुर्ग ने तुरंत सिर हिलाया। जहां तक गु यू फेंगजेंग की बात है, मुझे डर है कि इस तरह की मुठभेड़ से उसका दिल क्षतिग्रस्त हो सकता है। वह एक ए ग्रेड प्रतिभा है और हमारे परिवार के लिए यह दर्जा बहुत बड़ा है। अब से मैं उसे व्यक्तिगत रूप से पढ़ाऊंगा, गु यूबो ने कहा। किसी भी कबीले के बुजुर्ग ने आपत्ति नहीं की। बहुत से लोग जानते थे कि कबीले के नेता ने अंधेरे में गु यू फेंगजेंग को पहले ही बहुत लाभ दे दिया था। अब जब उसने ये बात कही तो भले ही यह निष्पक्षता के नियम का उल्लंघन था, फिर भी पर्याप्त तर्क के साथ कबीले के बुजुर्ग उसे रोक नहीं सके। जहां तक गु यू फेंग युआन का सवाल है, गु यूबो ने अपने शब्द खींचे। तुरंत ही सभी कबीले के बुजुर्गों ने अपना पूरा ध्यान दिया। क्या कबीले का नेता ये संकेत दे रहा था कि वह ही गुप्त रूप से फेंग युआन की मदद कर रहा था? गु यूबो ने अपनी नज़र घुमाते हुए सभी के भावों को देखा, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। इस प्रकार वह केवल इतना ही कह सके, अपनी सी ग्रेड प्रतिभा के साथ वह प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रहे। ये सब कुछ आसान नहीं है। इस प्रकार अपने व्यक्तिगत नाम से मैं उसे 30 आदिम पत्थर इनाम देता हूँ। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य, मेरी बात समझ लीजिए और उनसे कहिए कि वे कड़ी मेहनत करते रहें। हाँ, कबीले के नेता। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने आदेश प्राप्त करते समय सिर झुकाया। 30 आदिम पत्थर, इतना साधारण इनाम, इसका क्या मतलब है? कबीले के बुजुर्गों ने भौहें सिकोड़ लीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फेंग युआन को किसने अवशोषित किया, ये 30 आदिम पत्थर मेरी सद्भावना की अभिव्यक्ति हैं। आखिरकार गुयू के अलावा बाई और शियों कबीला भी है।
गु यूबो ने अपने दिल में आह भरी। फेंग जेंग की हत्या बाहरी दुश्मनों द्वारा की गई। फेंग युआन की धोखाधड़ी आंतरिक संघर्ष था। बाहरी शत्रुओं के विरुद्ध प्रतिशोध के लिए कठोर तरीकों का उपयोग करना पड़ता था, लेकिन आंतरिक संघर्ष के लिए गु यूबो ने नर्म दृष्टिकोण का उपयोग करना चुना, ताकि बहुत अधिक आंतरिक संघर्ष से बचा जा सके और परिणामस्वरूप पूरे कबीले की ताकत कमजोर हो जाए। ठीक है, यह मामला ऐसे ही सुलझ जाएगा। सब लोग चले जाओ और अपना काम अच्छे से करो, कुल की समृद्धि तुम्हारे कामों पर ही निर्भर है। गु यूबो ने अपना हाथ हिलाया। हाँ कबीले के नेता, हम विदा लेते हैं। कबीले के बुजुर्ग एक एक करके चले गए और कुछ देर की सांसों के बाद कमरे में केवल गु यूबो ही बचा था। उसने गहरी सांस ली और अपनी उंगलियों से अपनी दोनों कनपटियों को रगड़ने लगा। कबीले के नेता के रूप में, भले ही वह गु यू कबीले में सबसे अधिक अधिकार वाला व्यक्ति था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसके लिए यह आसान था। उन्हें विभिन्न गुटों के हितों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता थी और वे अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकते थे। वंश की शक्तियां बिखरी हुई थीं और कई पीढ़ियों से चली आ रही विरासत के कारण आपस में जुड़ी हुई थीं, और उन सभी का लंबा इतिहास था जो एक दूसरे को प्रतिबंधित करता था। बाहरी ताकतों के खिलाफ उसे अभिमानी और असभ्य ज़ियोन कबीले गांव और धीरे धीरे बढ़ते बाई कबीले गांव से निपटना पड़ा। आंतरिक रूप से उन्हें कबीले के जटिल राजनीतिक संघर्ष को सुलझाना था। यद्यपि वह अधेड़ उम्र का था, फिर भी उसके बाल पहले से ही सफ़ेद थे। इन वर्षों में कुल का नेता होने के बावजूद, यद्यपि मेरे पास पर्याप्त संसाधन थे, फिर भी मेरी साधना में कोई प्रगति नहीं हुई। इन सब थकाऊ कबीले के कामों से मेरा दिल थक गया है। कभी कभी मैं वास्तव में एक अकेला साधक बनना चाहता हूँ, बिना किसी बोझ के, स्वतंत्र और सहज। इससे मुझे तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और मैं अपने साधना पथ पर और भी आगे बढ़ सकूंगा। गु यूबो ने अपने दिल में आह भरी। जब तक कोई व्यक्ति कबीले प्रणाली में रहता है, तब तक उसके ऊपर जिम्मेदारियां बनी रहती हैं। एक बार जब उन पर जिम्मेदारियां आ गई तो पूरे मन से उनका पालन करना आसान नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति इस प्रणाली में नहीं है, तो कुल के संसाधन उसे उपलब्ध नहीं होंगे और संसाधनों के बिना उनकी साधना रुक जाएगी। इससे एक विरोधाभास, एक अजीब चक्र निर्मित हुआ। इस चक्र के कारण अनेक लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया तथा असंख्य प्रतिभाएं दफन हो गईं। वांग दा मर चुका है। 3 दिन बाद फेंग युआन को खबर मिली। उसी समय उन्होंने जियांग ही से यह भी सुना कि दोनों युवा शिकारी पहाड़ों में शिकार करते समय गायब हो गए। जहां तक उस शिकारी का प्रश्न है जिसका दाहिना हाथ फेंग युआन ने तोड़ दिया था, उसने अवसाद के कारण अपने घर में आत्महत्या कर ली। जब फेंग युआन ने यह समाचार बताया तो जियांग ही ने उसकी ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। उसने वांग दा की लाश देखी थी, इसलिए उसे पहचान लिया। लेकिन उसने वांग दा की असली पहचान बताने की हिम्मत नहीं की। वह वहां तैनात गु मास्टर थे और जिम्मेदारी संभालते थे। जब तक कोई व्यक्ति व्यवस्था में है, चाहे वह किसी भी पद पर हो, उसकी जिम्मेदारी बनी रहती है। वांग दा 3 साल के लिए एक राक्षसी गुट का साधक बन गया और गांव के गु मास्टर के रूप में जियांग हे ने जांच नहीं की। यदि वे वास्तव में जिम्मेदारी का पीछा करते, तो यह उनके रिकॉर्ड में सबसे बड़ी त्रुटि बन जाती और कबीले में उनका भविष्य बर्बाद हो जाता। 3 शिकारियों की विचित्र मौतों को उसने छुपाया था। फेंग युआन, चूंकि हम परिचित हैं, इसलिए अब से जब भी आप मेरे चचेरे भाई जियांग या की दुकान से चीजें खरीदेंगे तो आपको 50% की छूट मिलेगी। एक समय में जियांग हे ने यह बात फेंग युआन से कही थी। बाकी सभी लोग मर चुके थे, केवल फेंग युआन और उसे ही इस मामले के बारे में पता था। लेकिन अगर मामला उजागर हो जाता तो फेंग युआन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता। उसने केवल 3 गांव के सेवकों को मारा, और यदि वह 30 को भी मार देता तो भी कबीले के लोग उसका पीछा नहीं करते। अधिक से अधिक उसे दंड के रूप में 10 आदिम पत्थर देने पड़ते। जियांग हे की रिश्वत, फेंग युआन ने इसे आसानी से ले लिया। उनके लिए यह मामला आश्चर्य और खतरे से भरा था, लेकिन परिणाम अच्छा रहा। इस मामले के बाद फेंग युआन, जिसका कबीले में कोई आधार नहीं था, को आधा सहयोगी और एक अस्तित्वहीन गुट मिला जो उसका समर्थन कर रहा था। ये रहस्यमय समर्थक फेंग युआन का दूसरा सुरक्षा जाल बन गया। जब वह धीरे धीरे अपनी ताकत दिखाना शुरू कर देगा, तो इस सुरक्षा जाल का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। कम से कम इससे उसे बिना किसी विरोध के रैंक 2 तक आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस समय वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी का उसके प्रति रवैया बदल रहा है तथा वह अधिक मैत्रीपूर्ण हो गया है। 10 दिन से अधिक समय क्षण भर में बीत गया। गु यू, फेंग जेंग और मो बेई के आगे बढ़ने के बाद फेंग युआन और ची चेंग लगभग एक साथ सफलतापूर्वक रैंक 1 के ऊपरी चरण में आगे बढ़े। यद्यपि जबरन वसूली जारी रही, लेकिन उसने अब फेंग जेंग, मो बेई और ची चेंग के आदिम पत्थरों को नहीं लिया और वह अधिक शांत रहने लगा, जबकि उसकी ताकत उसके पिछले जीवन की तुलना में कई गुना तेजी से बढ़ी। समय एक सफेद घोड़े की तरह था जो दरार के पास से निकल गया, और शरद ऋतु के आगमन के साथ ही ग्रीष्म ऋतु भी चली गई।
दीवार से घिरे रास्ते में फेंग युआन एक बार फिर उस विशाल पत्थर के सामने खड़ा हो गया जो रास्ता रोक रहा था। मौसम ठंडा होने के कारण उन्होंने लंबी आस्तीन वाला सादा और सरल परिधान पहना, लेकिन अब उनका शरीर वैसा दुबला पतला नहीं रहा जैसा कुछ महीने पहले था। उसकी छाती, दोनों हाथ और पैर तथा पेट सभी में स्पष्ट मांसपेशियां दिख रही थीं। ये मांसपेशियां पत्थर की तरह उभरी हुई नहीं थीं, बल्कि एक प्रकार की धारारेखा के रूप में दिखती थीं, जो फेंग युआन के धीरे धीरे बढ़ते शरीर से मेल खाती थीं। उनकी गोरी त्वचा के साथ मेल खाते हुए ये दूसरों को एक प्रकार की युवा, जीवन शक्ति से भरपूर अनुभूति देता था। 3 दिन पहले से व्हाइट बोअगू ने मुझे ताकत में कोई वृद्धि प्रदान करना बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि मेरे पास पहले से ही एक सुअ की ताकत है। इस प्रकार मैं फूल शराब भिक्षु की आवश्यकता तक पहुंच गया हूं। आज मैं इस गोल चट्टान को फिर से धकेलने की कोशिश करूंगा। फेंग युआन की आंखें चमक उठी जब उसने अपने दाहिने पैर से एक कदम आगे बढ़ाया। उसका बायां पैर पीछे था, जिससे वह धनुष की मुद्रा में कदम रख रहा था। जैसे ही उसने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से धक्का लगाया, उसकी भुजाएं गोल चट्टान की सतह को छूने लगीं। उसकी दोनों भुजाओं के दबाव से वह बड़ा पत्थर धीरे धीरे आगे बढ़ा, धीरे धीरे गति पकड़ते हुए आगे की ओर लुढ़कने लगा। मार्ग को अवरुद्ध करने वाले पत्थर से पहले सड़क ढलानदार थी। फ्लावर वाइन मॉन्क द्वारा इसे गोल चट्टान में बदल दिया गया था, इसलिए ये लुढ़कने के लिए सबसे उपयुक्त था। यह उसका इरादा रहा होगा कि उत्तराधिकारी उस पत्थर को ऊपर की ओर धकेल दे और उसे दूर ले जाए। 10 कदम, 20 कदम, 30 कदम। फेंग युआन धीरे धीरे आगे बढ़ा, अपने दिल में गिनती करते हुए। पिछले हफ्ते मैंने इसे 40-50 कदम तक बढ़ा दिया और यह मेरी सहनशक्ति की सीमा थी, जिसने मुझे छोड़ने के लिए मजबूर किया। इस बार मुझे आश्चर्य है कि मैं इसे कितनी दूर तक ले जा सकता हूं। 40 कदम, 45 कदम। कुछ समय बाद फेंग युआन ने अपना मूल रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन यह उसके लिए असहनीय थकान महसूस करने के लिए पर्याप्त था। 46 कदम, 47 कदम। फेंग युआन दृढ़ता से महसूस कर सकता था, इस बिंदु पर उसकी सहनशक्ति लगभग पूरी तरह खत्म हो गई थी। 48, 49 कदम। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और 2 कदम और आगे बढ़ा। अंततः वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और उसे बहुत पसीना आने लगा। अपने कंधे और पैर का उपयोग करते हुए चट्टान को स्थिर करते हुए उसने कुछ गहरी सांसें लीं। क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? फेंग युआन ऐसे विचारों को सोचने से खुद को रोक नहीं सका। इस झुकी हुई ढलान पर लौटते समय उसे काफी सहनशक्ति भी खर्च करनी पड़ती है। आखिरकार चट्टान को नीचे लुढ़कना ही था और इस प्रक्रिया में उसे धीरे धीरे नीचे लाना था। यदि वह पत्थर छोड़कर भागता तो चट्टान और तेजी से लुढ़कती। फेंग युआन इससे बचने में असमर्थ होने के बाद मांस के ढेर में बदल जाना नहीं चाहता था। लेकिन कुछ देर सोचने पर फेंग युआन को क्रोध आ गया। आइए इसे कुछ और कदम आगे बढ़ाएं। 50वां कदम। अचानक उसे महसूस हुआ कि विशाल चट्टान का दबाव हल्का हो गया है। ये वास्तव में एक सीधे मंच पर लुढ़क गया था। फेंग युआन ने कुछ और कदम आगे बढ़ने के लिए जोर लगाया। विशाल चट्टान को पार करने के बाद उसने स्वयं को एक गुप्त कमरे में पाया। ये गुप्त कमरा चट्टान की दरार की गुप्त गुफा जैसा था। उन्होंने अस्थायी रूप से इसे दूसरा गुप्त कक्ष नाम दिया। कमरे में कुछ भी नहीं था। चारों दीवारें एक अजीब लाल मिट्टी की तरह थीं, जो लाल चमक रही थी। गुप्त कमरे के दूसरे छोर पर एक साधारण भूरे रंग का पत्थर का दरवाजा था। यह फूल शराब भिक्षु का जल्दबाजी उत्पाद होना चाहिए। फेंग युआन ने थोड़ी देर आराम किया, लेकिन तुरंत चट्टान का दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि उसे एक नई खोज मिली थी। उसने पाया कि चट्टान के दरवाजे के सामने की जमीन थोड़ी नम थी। मुझे मत बताओ, फेंग युआन के मन में एक विचार आया। वह नीचे झुका, दोनों हाथ फैलाए और मिट्टी को ढीला किया। दूसरा पृथ्वी खजाना फूल। फेंग युआन ने दिल खोलकर हंसते हुए फूलों की पंखुड़ियों को सावधानी से छीला और सुनहरे रस में सो रहे गू कीड़े को वापस निकाला। एक बार जब उन्होंने अपना आदिम सार प्रयोग किया, तो वह तुरंत परिष्कृत हो गया। ये एक जैड स्किन गू था। इसका स्वरूप खटमल जैसा था, चपटा और चौड़ा, छोटा सिर और इसका हरा शरीर अंडाकार था, जो हल्की जैड रंग की चमक उत्सर्जित कर रहा था। मैंने व्हाइट बोआ गू प्राप्त कर लिया था और अभी भी सोच रहा था कि मुझे जैड स्किन गू कहाँ मिल सकता है ताकि मैं इसे व्हाइट जैड गू में परिष्कृत कर सकूं। ये सोचना कि फूल वाइन भिक्षु ने मेरे लिए इसे पहले से ही तैयार कर लिया है। फेंग युआन ने इस जैड स्किन गू के महत्व के बारे में सोचते हुए सोचा। यह फेंग युआन का छठा गू कृमि है। हालांकि उनके पास पहले से ही 5 गोल थे, लेकिन उनमें से कोई भी रक्षात्मक नहीं था। अब जब उसके पास जैड स्किन गू था, तो वह रक्षा में अपनी कमजोरी को छुपा सकता था। कभी कभी बचाव का मतलब आक्रमण होता है। ये समझना कठिन नहीं था। उदाहरण के लिए फेंग युआन के शरीर को लें। श्वेत सुअ गू का प्रयोग करने से उसकी शक्ति एक सुअ के बराबर हो गई। सैद्धांतिक रूप से इस ताकत के साथ वह एक मुक्का में एक चट्टान को तोड़ सकता था, लेकिन फेंग युआन ने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि उसका बचाव पर्याप्त नहीं है।
इसलिए एक ही मौके से चट्टान टूट जाएगी, लेकिन उसकी मुठ्ठियां भी क्षति से खूनी हो जाएंगी। अब जब उसके पास जेड स्किन गू था, तो वह अपनी ताकत में वृद्धि कर सकता था। जाहिर है, इसके फायदे और नुकसान दोनों थे। जेड स्किन गू का मूल्य बहुत अधिक था, तथा ये सर्वश्रेष्ठ रक्षात्मक रैंक 1 गू में से एक था। हर 10 दिन में जेड चट्टान के 2 टुकड़े खाकर पेट भरना आसान नहीं था। जेड रॉक का बाजार मूल्य महंगा था, और स्रोत अक्सर समस्या थी। फैंग जेन के पास भी जेड स्किन गू है, लेकिन उसे कबीले के नेता का समर्थन प्राप्त है, जो उसे जेड चट्टानें प्रदान करता है। यदि फैंग युआन को जेड चट्टानें चाहिए थीं, तो उसे उन्हें खरीदना होगा, और इससे उसका पर्दाफाश आसानी से हो सकता था। मूल रूप से श्वेत सुअर गू को खिलाने के लिए मुझे नियमित रूप से जंगली सुअरों को मारना पड़ता था, और ये पहले से ही परेशानी भरा था। इस जेड स्किन गू के जुड़ने से क्या मुझे खदानों में खुदाई करनी पड़ेगी? अपने सामने एक नई समस्या देखकर फैंग युआन फूट फूट कर हंसा। जेड स्किन गू को अस्थायी रूप से अपने छिद्र में रखते हुए फैंग युआन ने धीरे धीरे चट्टान का दरवाजा खोल दिया। चट्टान का दरवाजा भारी था, और अगर फैंग युआन के पास सफेद सुअर गू जैसी ताकत नहीं होती, तो वह इसे हिला नहीं पाता। लेकिन अब फैंग युआन के धक्का देने पर दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। जो दृश्य फैंग युआन के सामने प्रकट हुआ, उससे उसकी दृष्टि का क्षेत्र अचानक ही विस्तृत हो गया। यह अब कोई संकरी सुरंग या गुप्त कमरा नहीं था, बल्कि भूमिगत पत्थर के जंगल का एक बड़ा विशाल भूखंड था। फैंग युआन ने प्रारंभिक अनुमान लगाया कि पत्थर के जंगल का आकार 30 म्यू 1 से अधिक था। पृथ्वी पर एक मानक फुटबॉल मैदान केवल 11 म्यू का होता है। मुझे अब किंग माओ पर्वत के अंदर होना चाहिए। ये भूमिगत स्थान प्राकृतिक रूप से बना होना चाहिए। फैंग युआन ने पत्थर की दीवारों की ओर देखा। इस स्थान की पत्थर की दीवारें 16 मीटर से अधिक ऊंची थीं और छत भी पत्थर से बनी थी। ऊपर की ओर बड़े गहरे लाल रंग के स्तंभ खड़े किए गए थे। प्रत्येक से हल्की लाल चमक निकलती थी, और दीवारों से भी सुरंग और गुप्त कमरे की तरह। यद्यपि प्रकाश मंद था, फिर भी फैंग युआन को कम से कम कुछ चीजें देखने की अनुमति मिली। फैंग युआन ने दूर तक देखा, और प्रत्येक पत्थर का खंभा एक उल्टे पेड़ की तरह था, सिवाय इसके कि उसमें कोई शाखा नहीं थी और केवल तना बचा था। पत्थर के खंभे की सतह चिकनी नहीं थी, तथा उसमें भयानक अंधेरे छिद्र थे। अनेक स्तंभ नीचे झुके हुए थे, जिससे पहाड़ के भीतर एक उल्टे पत्थर का जंगल बन गया था। प्रकृति ने चीजों को अपने ढंग से चलाया। अपने असीम ज्ञान के कारण फैंग युआन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वह खंभों में बने अंधेरे छिद्रों को देखता रहा, तथा और अधिक गंभीरता से भौहें सिकोड़ता रहा। वह अचानक ही फूल मदिरा भिक्षु की जेड स्किन गू को रखने की मंशा को समझ गया था। अगर मैं गलत नहीं हूं, फैंग युआन ने अपना दाहिना हाथ घुमाया, और उसमें से एक चंद्र ब्लेड निकला। भयानक नीले रंग का चंद्र ब्लेड आकाश में एक चाप के आकार में उड़ा, और पत्थर के स्तंभ में एक अंधेरे छेद से टकराया। अंधेरे छेद से एक तीखी और गुस्से भरी आवाज आई। एक झपट्टा की आवाज के साथ एक भूरा बंदर गुफा से बाहर निकला और फैंग युआन की ओर छलांग लगा दी। पाओ पाओ पाओ! फैंग युआन ने 3 मून ब्लेड चलाए। बंदर हवा में था और अपनी स्थिति को समायोजित नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी पूंछ बहुत फुर्तीली थी, जो कई बार घूम रही थी और उसके शरीर को हवा में ही उलट पुलट कर रही थी। 2 मून ब्लेड से बचने के बाद अंततः वह तीसरे मून ब्लेड से टकराया और जमीन पर गिरकर मर गया। वह मृत था, खून की एक बूंद भी नहीं थी। केवल उसका भूरा शरीर पत्थर में बदल गया, और 1 सेकंड में उसका मांस और रक्त शरीर एक पत्थर बंदर की मूर्ति बन गया। मूर्ति की मुद्रा और चेहरे का भाव मरने से ठीक पहले के बंदर जैसा था, जिसकी पूरी तरह से नकल की गई थी। 2 सांसों के बाद पत्थर के बंदर की सतह फट गई, और उसके पूरे शरीर पर दरारें पड़ गईं। अंततः एक धमाके के साथ उसकी पूरी आकृति छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़ों में बिखर गई। ये वास्तव में जेड आंख पत्थर बंदरों की एक भूमिगत कॉलोनी है। फैंग युआन घुटनों के बल बैठ गया, टुकड़ों को एक तरफ कर दिया और 2 जेड हरे पीले मोती निकाल लिए। ये 2 मोती जेड नेत्र पत्थर बंदर की आंखें थीं। ये विचित्र प्राणी मरने के बाद भूरे रंग के पत्थर के टुकड़ों में बदल जाएगा, तथा केवल इसकी आंखें 2 हरे रंग के गोलाकार मोतियों में बदल जाएंगी। प्रत्येक का वजन बहुत भारी था, कम से कम 50 ग्राम तक। इसका मतलब यह था कि जब तक वह जेड आंख पत्थर बंदरों को मारता रहेगा, जेड स्किन गू की भोजन समस्या हल हो जाएगी। मुझे न केवल जेड स्किन गू को खिलाना है, बल्कि विरासत को भी जारी रखना है। फूल शराब भिक्षु का अगला सुराग इस पत्थर के जंगल में छिपा होना चाहिए। फैंग युआन ने भौहें सिकोड़ी। चीजें जटिल हो गई थीं। उसने कुछ कदम आगे बढ़ने की कोशिश की, उसकी नज़र पत्थर के खंभे पर लगी हुई थी। उनकी 7वीं सीढ़ी पर, उनके सबसे निकट स्थित स्तंभ पर, पत्थर के छिद्रों से झांकती हुई असंख्य जेड रंग की चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। तुरंत ही फैंग युआन के माथे से पसीने की एक बूंद गिर पड़ी। वह तुरंत एक कदम पीछे हट गया, और अंधेरे छिद्रों में मौजूद असंख्य आंखें धुंधली हो गईं। स्पष्टतः प्रत्येक जोड़ी नेत्रगोलक का अर्थ था एक जेड नेत्र पत्थर बंदर।
जेड नेत्र पत्थर वाला बंदर बहुत फुर्तीला था और एक को मारने के लिए फेंग युआन को 4 चंद्र ब्लेडों का उपयोग करना पड़ा। एक पत्थर के खंभे पर कम से कम 100 जेड आंख वाले पत्थर के बंदर थे और पूरे जंगल में कौन जानता था कि कुल कितने थे। फेंग युआन की वर्तमान ताकत के साथ वह 4 बंदरों के हमले से मर जाएगा। यदि वह जेड स्किन गू की रक्षा को शामिल करता तो फेंग युआन अधिकतम एक बार में 12 बंदरों से निपट सकता था। शुक्र है कि ये बंदर आमतौर पर अपने अंधेरे बिलों में सोते थे और भूख या प्यास लगने पर पत्थर खाते थे। पत्थर का खंभा ही उनका घर और भोजन था। जब तक वह उनके 10 मीटर के दायरे में ना जाए या उन्हें जानबूझकर न उकसाए, वे बाहर नहीं आएंगे। पृथ्वी के शब्दों का प्रयोग करते हुए वे नीट हिकिकोमोरी बंदरों का एक समूह थे। शरद ऋतु की हवा में सरसराहट कर रही थी, जबकि लाल पत्ते बेमतलब इधर उधर घूम रहे थे। जंगली घास सूखी हुई पीली हो गई थी और पेड़ की शाखाओं से चमकीले लाल या नारंगी पीले जंगली फल लटक रहे थे। हुर्रम्फ, एक काले रंग का जंगली सुअर अपने 4 खुरों को जमीन पर टिकाकर अपने अयाल को ऊपर उठाकर पागलों की तरह दौड़ रहा था। पहाड़ की सतह पर गिरी हुई पत्तियों की एक मोटी परत जम गई थी। जैसे ही जंगली सुअर आगे बढ़ा, हवा का एक झोंका उसके बीच में आ गया और गिरे हुए पत्ते उसके शरीर के पीछे नाचने लगे। फेंग युआन चुपचाप वहीं खड़ा रहा। जंगली सुअर के करीब आने पर उसके चेहरे पर एक ठंडा गणनापूर्ण भाव दिखाई दिया। मारना। वह आगे की ओर एक लंबा कदम बढ़ा और फिर उसके दोनों पैर दृढ़ हो गए। वह बिल्कुल भी नहीं डगमगाया और जंगली सुअर का सामना करने लगा। जंगली सुअर के 2 बर्फ जैसे सफेद दांत हवा में मारक इरादे से लहरा रहे थे। फेंग युआन ने दांतों से बचने के लिए अपना शरीर घुमाया। उसका कंधा जंगली सुअर की खोपड़ी से टकराया। जब वे टकराने वाले थे तो फेंग युआन के कंधे पर एक हल्की हरी रोशनी चमक उठी। जेड त्वचा गू। धमाका। जोरदार धमाके के साथ दोनों टकरा गए। फेंग युआन 3 कदम पीछे हट गया, जबकि जंगली सुअर 1 कदम पीछे हट गया। निष्पक्ष होकर कहा जाए तो दोनों पक्षों की ताकत की तुलना करने पर फेंग युआन अधिक मजबूत था। लेकिन फेंग युआन दोनों पैरों से भागा, जबकि जंगली सुअर ने अपना बल बनाए रखने के लिए 4 पैरों का इस्तेमाल किया और साथ ही जंगली सुअर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र फेंग युआन की तुलना में कम था और अधिक स्थिर था। हालांकि फेंग युआन द्वारा सिर पर जोरदार प्रहार के बाद हालांकि जंगली सुअर अभी भी खड़ा था, उसका मोटा शरीर पहले से ही डगमगा रहा था। एक दहाड़ के साथ फेंग युआन फिर से आगे बढ़ा। उसके बाएं हाथ ने जंगली सुअर के दांत को पकड़ लिया। उसका दाहिना हाथ हवा में ऊंचा उठा हुआ था। हल्के हरे रंग की जेड चमक ने उसकी मुट्ठी को सुरक्षा की एक पतली परत बना दी थी। बाम। उसकी मुट्ठी जोर से नीचे की ओर गिरी और जंगली सुअर दर्द से चीख उठा और तीव्रता से संघर्ष करने लगा। फेंग युआन की बाईं भुजा की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं और हरी नसें उसकी भुजा के चारों ओर कनखजूरे की तरह उभर आईं, क्योंकि उसने जंगली सुअर को अपनी पूरी ताकत से रोक रखा था। इसी समय उसकी दाहिनी मुट्ठी लगातार उठती रही और सुअर पर पटकती रही। बम बम बम। हर बार जब उसकी मुट्ठी जंगली सुअर के सिर पर पड़ती तो उसकी मुट्ठी पर हरे रंग की चमक एक बार चमक उठती। जंगली सुअर मौके से चकनाचूर हो गया और उसका संघर्ष कमजोर पड़ गया। अंतिम प्रहार। फेंग युआन की आंखें बिजली की तरह चमक उठीं। उसने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढीला छोड़ दिया, अपने दाहिने हाथ को सीधा फैलाया और सबसे ऊंचे स्थान तक उठाया और फिर पूरी ताकत से नीचे गिराया। हरे रंग की जेड रोशनी फेंग युआन की दाहिनी भुजा पर चिपक गई और उसकी गति का अनुसरण करते हुए हवा में एक हरे रंग का चाप खींच दिया। बाम। फेंग युआन एक घुटने के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी कोहनी ने जंगली सुअर की खोपड़ी पर जोर से प्रहार किया। जंगली सुअर के चिल्लाने से पहले ही उसका शोर बंद हो गया। एक सुअर का पूरा सिर विकृत हो गया। टूटी हुई सफेद खोपड़ी काली त्वचा में घुस गई, जिससे बाहरी हिस्सा दिखाई देने लगा। ताज़ा रक्त और मस्तिष्क पदार्थ धीरे धीरे बाहर निकला और पत्तियों की परतों में इसने चमकदार लालिमा वाले क्षेत्र को संक्रमित कर दिया। शरद ऋतु की हवा चली। सुअर के खून की गंध फैलते ही पत्ते उड़ने लगे। जीवन गर्मियों के फूलों की तरह शानदार है, मृत्यु शरद ऋतु के पत्तों की तरह नाजुक है। फेंग युआन ने दृश्य के इस फ्रेम की सराहना करते हुए कहा। जीवित बचे व्यक्ति का जीवन शानदार होता है, जबकि मृतक अकेला और दयनीय होता है। जीवित या मृत, गहन अंतर से भरा ये चित्र प्रकृति की क्रूरता और जीवन के उत्साह को प्रतिबिंबित करता है। चाहे दुनिया कोई भी हो, जीतने वाले को हमेशा सारी प्रसिद्धि मिलती है, जबकि हारने वाले को इस अप्रतिरोध्य दुनिया में पराजय का सामना करना पड़ता है। मेरे लिए जीत और हार का मतलब जीवन और मृत्यु है। क्योंकि मैं राक्षसी रास्ते पर चलता हूँ, एक बार मैं हार गया तो इसका मतलब है कि मौत मेरा इंतजार कर रही है। फेंग युआन लाश के करीब गया और जमीन पर बैठ गया। सफेद सुअर गू को बाहर निकाला, उसे मांस खाने दिया, जबकि उसकी चेतना उसके शरीर के छिद्र में प्रवेश कर गई। छिद्र के भीतर काले हरे रंग के आदिम समुद्र की लहरें मुड़ती और टकराती, घटती और बढ़ती थीं। जब आदिकालीन समुद्र पूरा भर जाता है तो वह 44% स्थान घेरता है। एक गहन युद्ध के बाद फेंग युआन ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई बार जेड स्किन गू का उपयोग किया
और कुछ आदिमसार खर्च हो गया। इस प्रकार केवल 36% आदिमसार बचा। राशि की गणना करने पर पता चला कि उन्होंने कुल राशि का केवल 8% बल्कि 10% भी उपयोग नहीं किया। लेकिन क्योंकि यह रैंक एक शिखर चरण काला हरा आदिमसार था, इसलिए व्यय बड़ा माना गया। रैंक एक प्रारंभिक चरण जेड हरे आदिमसार है। रैंक एक मध्य चरण पीला हरा आदिमसार है। रैंक एक ऊपरी चरण गहरे हरे रंग का आदिमसार है। रैंक एक शिखर चरण काला हरा आदिमसार है। सार सांद्रता में था, किसी विलन या मिश्रण में या स्थान के किसी विशेष आयतन में निहित किसी विशेष पदार्थ की सापेक्ष मात्रा। मूनलाइट गू के सक्रियण के लिए 10% जेड हरे आदिमसार की आवश्यकता थी और हल्के हरे आदिमसार के संदर्भ में यह 5% था। गहरे हरे रंग के प्राइमल एसेंस के लिए इसे और आधा कर दिया गया तथा काले हरे रंग के प्राइमल एसेंस के लिए भी यही किया गया। अर्थात 10% काला हरा आदिमसार, 20% गहरे हरे, 40% हल्के हरे और 80% जेड हरे आदिमसार के बराबर था। जेड स्किन गू का उपयोग करने पर 8% काला हरा आदिमसार खर्च होता है। यदि इसे प्रारंभिक चरण के जेड हरे आदिमसार में परिवर्तित किया जाए तो ये 64% होगा। यदि फेंग युआन अभी भी प्रारंभिक अवस्था में होता तो उसके छिद्र में केवल 44% आदिमसार होता और गू का उपयोग करने के आधे रास्ते में उसका आदिमसार पूरी तरह से खर्च हो जाता। गू मास्टर की साधना जितनी अधिक होगी, उनकी युद्ध शक्ति उतनी ही अधिक होगी और यह आदिमसार में दिखाई देता है। स्तर जितना ऊंचा होगा, आदिमसार का रंग उतना ही गहरा होगा तथा वह उतना ही अधिक टिकाऊ होगा। मेरा काला हरा आदिमसार ऊपरी चरण के आदिमसार के आधार पर था, जिसे शराब कीड़े द्वारा परिष्कृत किया गया था। यह फेंग जेन के विपरीत है, जो पहले से ही रैंक 1 के शिखर चरण की साधना कर रहा है। ये सोचते ही फेंग युआन की निगाहें चमक उठीं। समय उड़ता जा रहा है, शरद ऋतु का अंतिम समय आ चुका है। वांग दा की हत्या के प्रयास को 2 महीने बीत चुके थे। फेंग जेन को जहर दिया गया और वह 7 दिन और 7 रात तक कोमा में रहा। एक बार जब वह जागा तो वह एक बदले हुए आदमी की तरह था, बहुत मेहनती और बहुत कर्तव्यनिष्ठा से खेती करता था। कुछ लोग कहते हैं, जीवन में कठिनाइयां सोने की तरह धन है। भले ही ये कहावत सही हो या नहीं, फेंग जेंग इस कठिनाई से बदलकर उभरा और उसने बहुत अनुभव प्राप्त किया। वह कच्चे जेड की तरह था और कुछ पॉलिशिंग के बाद उसने अंततः अपने अंदर के सुंदर जेड गुण को प्रदर्शित किया। वह उच्च स्तर पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे और कुछ समय पहले ही वह अपने सहपाठियों को पीछे छोड़ते हुए शिखर स्तर पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ए ग्रेड प्रतिभा के लाभ अंततः दिखने लगे हैं। मैं भी चरम अवस्था से ज्यादा दूर नहीं हूं, अधिकतम आधा महीना ही लगेगा। वास्तव में मैं प्रतिदिन बिना रुके अपने एपर्चर का पोषण कर रहा हूं, लेकिन सी ग्रेड की प्रतिभा वास्तव में ए और बी ग्रेड के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है और मेरे पास एक और कारण भी है। फेंग युआन यह सोचकर बिना आवाज के जोर से हंस पड़ा। कुछ दिनों में एक बार उसे जेड स्किन गू को खिलाने के लिए जेड आंख पत्थर बंदरों को मारना पड़ता था। साथ ही उसे फूल मदिरा भिक्षु की विरासत का अगला सुराग खोजने के लिए पत्थर के जंगल के अंदर खोज करनी थी। पत्थर का जंगल छत से लटकते विशाल चट्टानों के खंभों से और भी अधिक जटिल हो गया था। यदि फेंग युआन सावधान नहीं रहता और किसी भी खंभे के बहुत करीब पहुंच जाता तो वह सभी पत्थर के बंदरों के हमले को शुरू कर देता। कई बार तो दर्जनों पत्थर के बंदरों ने उनका पीछा किया और उन्हें भागना पड़ा। सबसे खतरनाक समय वह था जब पीछे हटते समय वह दूसरे स्तंभ के क्षेत्र में चला गया और लगभग 100 बंदरों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से ये बंदर गतिहीन थे और हर बार जब वे उसका पीछा करते तो बहुत दूर तक नहीं भागते थे। कुछ दूरी तय करने के बाद वे अपने घर वापस चले जाते और वहीं बैठे रहते। फिर भी फेंग युआन कई बार मौत के कगार पर पहुंच गया। महत्वपूर्ण समय के दौरान जेड स्किन गू की रक्षा अच्छी तरह से काम आई। इस तरह की जांच और अन्वेषण के कारण फेंग युआन को बहुत समय और प्रयास लगाना पड़ा और यही मुख्य कारण था कि उसकी साधना इतनी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। फिर भी यह मेरे पिछले जीवन से कहीं बेहतर है। पत्थर के जंगल की खोज भी परिणामहीन नहीं है। कम से कम मुझे तो ये पता है कि जंगल के चारों ओर की दीवारों में कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब यह है कि ताकत की विरासत का अगला सुराग जंगल में कहीं होना चाहिए। फेंग युआन सोचता रहा, लेकिन अचानक एक छाया सूखी शाखाओं के ऊपर से गुजरी और उसके करीब आ गई। ये एक भटकता हुआ बूढ़ा भेड़िया है। उसके शरीर पर भूरे रंग का फर था, वह लंगड़ा रहा था और उसकी एक आंख क्षतिग्रस्त थी। केवल उसकी बाईं आंख का खतरा और सतर्कता ही बची थी। उसने फेंग युआन को घूर कर देखा, उसकी नाक हिल रही थी। भेड़िए और कुत्ते एक जैसे ही थे, अपनी गंध की तीव्र शक्ति का प्रयोग करते हुए वह सुअर के खून की ओर आकर्षित हुए होंगे। भेड़िए अक्सर झुंड में रहते थे, लेकिन इस तरह के अकेले भेड़िए भी थे। भेड़ियों के झुंड में भी प्रतिस्पर्धा होती थी और झुंड में माहौल बनाए रखने के लिए वे कभी कभी उन अपंग बूढ़े भेड़ियों से छुटकारा पा लेते थे। फेंग युआन जल्दी से खड़ा हो गया और चुपचाप इस बूढ़े भेड़िए को देखने लगा।
उस समय जब वह जंगली सुअर को मारता था तो उसके शरीर में बहुत कम आदिम सत्व शेष रह जाता था और इससे उसकी लड़ने की शक्ति बहुत कम हो जाती थी। इस प्रकार जब भी उसका सामना अन्य जंगली जानवरों से होता तो वह उनसे दूर रहना पसंद करता। लेकिन इन कुछ महीनों में उसकी युद्ध शक्ति काफी बढ़ गई थी और जैड स्किंगू के साथ एक अपंग भेड़िए के खिलाफ ये पर्याप्त से अधिक था। उन्मुक्त पहाड़ी वृक्ष अपने लाल पत्तों के साथ हर जगह मौजूद थे। डूबते सूरज ने अंधेरे घंटे को रोशन कर दिया। एक व्यक्ति और एक भेड़िया 50 कदम की दूरी पर चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। भेड़िए की आंख में हरे रंग की रोशनी चमक रही थी जो एक क्रूर और चालाक अभिव्यक्ति दिखा रही थी। हालांकि फेंग युआन की आंखें काली और डरावनी थीं, उसकी काली पुतली से भयावह इरादे निकल रहे थे। सफेद सुअगू बाहर आया। वह भर गया और संतुष्ट होकर फेंग युआन के द्वार पर लौट आया। बूढ़े भेड़िए ने जंगली सुअर को देखा, उसके पास केवल हड्डियां और त्वचा बची थी, सारा मांस सफेद सुअगू ने खा लिया था। भेड़िए की आंखें हरे प्रकाश से चमक उठी और सिकुड़ गईं। पहले तो वह कुछ कदम पीछे हटा, फिर झाड़ियों में कूद गया। ये भेड़िया आज तक जीवित है, इसमें कुछ बुद्धि अवश्य थी। उसने फेंग युआन के खतरे को तीव्रता से महसूस किया और पीछे हटने का निर्णय लिया। इसका प्रवेश और निकास दोनों ही तीव्र और अचानक थे, बिना जंगली सुअर की भीषण आवाज के और बिना बाघ की दहाड़ के। फेंग युआन के खिलाफ बिना किसी आवाज के लड़ाई शुरू हुई और खत्म हो गई। जीवन और मृत्यु का मुख्य विषय, महान प्रकृति से पैदा हुआ ऐसा उत्साह। फेंग युआन वहीं खड़ा रहा और उसने पीछा नहीं किया। इस भेड़िए के पास फेंग युआन के हमले के लायक कुछ भी नहीं था। आई, लेकिन अगले ही पल बूढ़े भेड़िए की रोने की आवाज सुनाई दी। भेड़िए की चीख अचानक फूट पड़ी और अचानक बंद हो गई। फिर भी वहां मृत्यु की आभा का घना ज्वार उमड़ रहा था। क्रैक क्रैक, झाड़ियों में टहनियों पर पैर रखे जाने की आवाजें आ रही थीं। आवाज निर्भीक थी और करीब आ गई, जिससे फेंग युआन की आंख की पुतली सिकुड़ गई। उस धूर्त बूढ़े भेड़िए से एक सेकंड में छुटकारा पाने में सक्षम। उसकी निगाहें और अधिक ठंडी होती गईं।